हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड सफर एंड गाइड। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका वीजी स्टडी हब में। ठीक है, आज का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं सर, वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे सिलेबस का। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज शेयर कैपिटल। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेटेज भी रखता है और बहुत डेप्थ है इस चैप्टर में। एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंटेंट है और इसीलिए कभी भी इसका वेटेज काफ़ी बढ़ सकता है। ठीक है, तो काफ़ी ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंस दे के आपको ये चैप्टर मेरे साथ पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए ये आप देखोगे चैप्टर हमारा 5 दिन तक चलेगा। ठीक है, 5 दिन तक चलेगा। ठीक है, और ये पूरा चैप्टर जो है ओल्ड एंड न्यू दोनों के लिए। ठीक है, ओल्ड एंड न्यू दोनों के लिए, एटलीस्ट फॉर थेरी कंसेप्ट, जर्नल एंट्रीज, सब कुछ पूरा सेम है। सिर्फ आपके एमसीक्यू है न्यू में और ओल्ड में रिटर्न है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। पढ़ने का तरीका आपका बिल्कुल भी इसमें बदलता नहीं है। ठीक है, अब मैंने नोट्स में तो बहुत सारा दिया हुआ है कंटेंट, काफ़ी सारे, बहुत ही ज़्यादा बेसिक भी दिया है। ठीक है, जो आपको रेलेवेंट नहीं है पर मैंने नोट्स में दिया हुआ है, तो मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। ठीक है, पूरे कंसेप्ट पे ध्यान दूंगा, सारे जर्नल एंट्रीज आपको मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से। सारा जो एमसीक्यू टाइप पूछ सकते हैं वो भी कवर करवाऊंगा, पूरा पूरा जो भी पूछते हैं वो भी कवर कराऊंगा। ठीक है, तो वो सब मेरे पे छोड़ दो आप। ठीक है, और आपको अच्छे से सब समझने पे ध्यान देना है। मेरे सारे जो एक्सप्लेनेशंस हैं, लॉजिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, उस पर आपको पूरा पूरा ध्यान देना है। ठीक है, आई होप ये पूरी सीरीज आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, आई होप आप फॉलो कर रहे हो। आई होप आपने इतने सारे चैप्टर्स जो मैंने रिकॉर्ड करके आपको दे दिए हैं, कॉस्टिंग से जो रिलेटेड थे, वो आपने देख लिए होंगे। ठीक है, नहीं देखे होंगे तो सर देख लो, टाइम निकाल लो थोड़ा सा, काफ़ी फ़ायदा होगा आपका। तो आ जाओ फटाफट, लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ। ठीक है, स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने के पहले ही लाइक दबा दो भाई, लाइक दबा दो, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। करें स्टार्ट। अब ये 5 दिन तक देखो चलेगा, तो मैं अपने हिसाब से प्रॉपर आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, आज का जो मेरा टारगेट है वो है पूरा बेसिक। ठीक है, पूरा बेसिक पढ़ेंगे। सब्सक्रिप्शन, ऑथराइज कैपिटल के टाइप्स, पूरे शेयर कैपिटल के टाइप्स, पूरा इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, पूरा इशू ऑफ शेयर्स अलॉन्ग विद जर्नल एंट्री। ठीक है, पूरा देखेंगे। फिर ओवर सब्सक्रिप्शन में जो आपका प्रो राटा है वो देखेंगे। ठीक है, प्रो राटा का भी मैं बता दूंगा। कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस। ठीक है, सबके जर्नल एंट्री, सबका जो भी थेरी है वो पढ़ेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में पूरा पढ़ेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ कहाँ यूज हो सकता है वो भी पढ़ेंगे। और अगर हमारा ये सब अच्छे से कंप्लीट हो जाता है तो टॉपिक टू टॉपिक जो भी एमसीक्यू होगा या थोड़ा बहुत नंबर दे के कुछ सॉल्व करवाना होगा तो मैं वो भी करवा दूंगा, ताकि इंस्टेंटली आपको चीज़ें समझ में आ जाए। और उसके बाद फिर जैसा हमको टाइम मिलेगा फिर हम फॉरफिशर भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फॉरफिशर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो अभी पूरा फोकस होगा इशू ऑफ शेयर्स पे, इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, और उसके बाद हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बायबैक सब पढ़ेंगे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, अंडरराइटिंग सब पढ़ेंगे, जो भी आपके सिलेबस में है सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सर, अब काफी हद तक आपको पता ही है कि यार इशू समझा तो ही रिडम्पशन, बायबैक सब कनेक्टेड होता है। तो पहले इशू समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मेरा फोकस पहले इशू पे ही रहेगा ताकि आपको उसमें कोई डाउट न रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो ये तो फीचर्स ऑफ कंपनी है। ठीक है, इतना बेसिक तो रिवीजन में आई थिंक सही नहीं होगा डिस्कस करना, और इस पर कोई क्वेश्चन न्यू ओल्ड दोनों में नहीं आता। ठीक है, पता नहीं मैंने क्यों दिया है। टाइप्स ऑफ कंपनी में भी ऐसा ही है। ठीक है, अकाउंट्स में मतलब आपको इसमें कुछ आने का कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स जो है ये मैं आपको चैप्टर 2, मतलब जो इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होगा उसमें मैं कवर करवा दूंगा। 128 एंड 129 के जो प्रोविजन है विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो भी हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे उसका एक्चुअली कोई काम नहीं है, तो ये सब दिया है मैंने। अपन स्टार्ट करेंगे शेयर कैपिटल से, जो कि चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल। ठीक है, उससे पहले हम टाइप्स ऑफ शेयर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बोलो, बचपन से जो पढ़ रहे हैं फटाफट फटाफट बोलते जाओ। ठीक है, साथ साथ में ही बोलते जाओ। बोलो, शेयर क्या है सर। शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। ठीक है, कंपनी का जो कैपिटल होता है वो शेयर से रिप्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको कहते हैं शेयर कैपिटल।
नॉर्मली बाकी एंटरप्राइजेस में आप क्या कहते हो, सिर्फ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट जो ओनर लाता है, तो यहां ओनर जो लाता है उसको कहते हैं शेयर्स। उनको शेयर्स सब्सक्राइब करने होते हैं, जो आप मेंबरशिप चैप्टर लॉ में पढ़ते हो, ठीक है। तो शेयर्स भी दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस क्यों उनको कहा जाता है, क्योंकि उनको दो प्रेफरेंसेस, दो प्रायोरिटीज दी जाती है। नंबर वन, डिविडेंड में प्रायोरिटी मिलती है कि इक्विटी से पहले डिविडेंड प्रेफरेंस वालों को दिया जाता है, और फिर जब भी कंपनी बंद होगी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की जब बारी आएगी तो उसमें भी प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, प्रेफरेंस शेयर्स को। तो ये दो प्रेफरेंस मिलने की वजह से इनका नाम है प्रेफरेंस शेयर्स। फिर कुछ फीचर्स जो आप पढ़ते ही हो कि प्रेफरेंस शेयर्स में कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, उनको नॉर्मली डे टू डे नॉर्मली कोई वोटिंग पावर नहीं होता है। एक्सेप्शनल केसेस में जहां पे प्रेफरेंस शेयर्स के राइट्स का कुछ इन्वॉल्वमेंट है तो वहां पे बस उनको राइट्स मिलते हैं, वोटिंग पावर मिलता है जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कोई मीटिंग होती है तो। बट इन जनरल उनको कोई वोटिंग पावर नहीं होता है, और उनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। उनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, ठीक है। ये सब आपको बेसिक्स पता है। फिर इक्विटी में आपको पता ही है कि कोई प्रायोरिटी नहीं होती, इक्विटी शेयर्स को कोई प्रायोरिटी नहीं होती है, इसीलिए उनको ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहा जाता है, ठीक है। और उनका वोटिंग पावर होता है, ठीक है। इक्विटी शेयर्स ही एकमात्र ऐसे शेयर्स हैं जिनके पास वोटिंग पावर होता है, और सही मायने में ओनर इक्विटी शेयर्स ही होल्ड हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास है। जो भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, जिनको आप जनरल मीटिंग पढ़ते हो कंपनी लॉ में, तो जनरल मीटिंग में, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही वोटिंग पावर होता है, राइट टू वोट उनको ही होता है। और उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है सर, वो फिक्स नहीं होता है, वो फ्लक्चुएट होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर साल रिकमेंड करते हैं, बोर्ड हर साल रिकमेंड करते हैं, और फिर एजीएम में शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं, ठीक है। तो फिक्स नहीं होता, मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं होता, और ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, ठीक है। इट फ्लक्चुएट्स फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो ये सब आपको पता ही है, ठीक है, बेसिक्स आपको पता ही है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो शेयर कैपिटल क्या है सर, कंपनी का कैपिटल जो डिवाइडेड है इनटू शेयर। शेयर क्या है सर, एक स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल यूनिट। स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल यूनिट अगर आप कैलकुलेट करो तो उसको कहते हैं शेयर, ठीक है, जिसका एक फिक्स अमाउंट होता है और उसको हम कहते हैं शेयर, ठीक है। और यही वैल्यू, शेयर की जो वैल्यू होती है, एक फिक्स वैल्यू जो होती है, वो उसके सर्टिफिकेट पे भी प्रिंट होती है। शेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्टिफिकेट कॉल्ड एज शेयर सर्टिफिकेट, और उसके फेस पे एक वैल्यू प्रिंटेड होती है जिसको आप नॉमिनल वैल्यू कहते हो, उसी को आप पार वैल्यू भी कहते हो। नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे तीन नाम होते हैं, याद आ रहा है, ठीक है, याद आ रहा है ना। तो नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू, फेस वैल्यू एक ही वैल्यू होती है जो शेयर सर्टिफिकेट पे प्रिंटेड होती है। अब सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका एक इंपॉर्टेंस है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। चलो, इशू ऑफ शेयर्स का जब मैं पार प्रीमियम बताऊंगा तब मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या मायना होता है, ठीक है। पर आपको पता ही है कि ये वैल्यू पे इशू करने का कोई मैंडेट नहीं है। इशू आप जितने पे चाहो कर सकते हो, इशू आप जितने पे चाहो कर सकते हो। सिर्फ एक ही रूल है कि आप पार वैल्यू से कम में इशू नहीं कर सकते। कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिट्स इशू एट डिस्काउंट, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, कंपनीज एक्ट में आप पढ़ते हो। तो फेस वैल्यू से कम में इशू नहीं कर सकते हैं, एट पार कर सकते हैं, एट फेस वैल्यू या अबव फेस वैल्यू कर सकते हैं, और अबव फेस वैल्यू में कोई लिमिट नहीं है। अबव वैल्यू में, अबव फेस वैल्यू में कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो दिया है सेबी गाइडलाइंस में भी फ्री टू प्राइस इशू है। अब सर ये सेबी कहां से आ गया बीच में, तो आपको मैं पावर अप्लीकेबल बता देता हूं। अगर आप लिस्टेड कंपनी हो, अगर आपके शेयर्स कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, तो आप कौन हो, लिस्टेड कंपनी। तो आप पे दो टाइप के रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। नंबर वन, कंपनीज एक्ट 2013 एंड एप्लीकेबल रूल्स, और सेकंड है सेबी रेगुलेशन। सेबी के सारे गाइडलाइंस आप पे अप्लाई होते हैं जो लिस्टेड कंपनी पे वो इशू करता है, ठीक है। और अगर आप अनलिस्टेड हो, आपके शेयर्स कहीं भी लिस्टेड नहीं है, तो आपको सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होता है। तो जगह जगह पे जहां पे भी सेबी का नाम आएगा, आपको समझ जाना है कि वो लिस्टेड कंपनी के लिए ही है। आपको समझ जाना है कि वो लिस्टेड कंपनी के लिए ही लागू होगा। क्लियर है? चलिए, तो सेबी गाइडलाइन में भी कोई प्राइसिंग के नॉर्म्स नहीं है। कंपनी फ्री है, कंपनी डिसाइड कर सकती है कि उसको अपना जो शेयर है वो कितने में इशू करना है। सिर्फ एक ही गाइडलाइन है कि पार वैल्यू से कम में आप इशू नहीं कर सकते लीगली, ठीक है। उसमें भी एक एक्सेप्शन आप पढ़ते हो कि डिस्काउंट पे कौन सा शेयर इशू कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। आपके सिलेबस में पढ़ेंगे अपन डिटेल में, कंपनी लॉ में और सेबी दोनों में आप इसको पढ़ते हो। स्वेट इक्विटी शेयर्स बस एकमात्र एक ऐसा इक्विटी शेयर है जिसको आप फेस वैल्यू से कम में इशू कर सकते हो। क्लियर है? चलिए,
अब मैंने वही थेरी एक्चुअली बहुत ज़्यादा दे दी है, तो आप फालतू फालतू थेरी कट कर देना। तो टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स एंड दैट कैपिटल ऑफ कंपनी इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। अब टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल आता है, अलग अलग टाइप के शेयर कैपिटल होते हैं। चलिए फटाफट समराइज्ड वे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला सर शुरुआत होती है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। सबसे पहले शुरुआत होती है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, जिसको आप प्यार से क्या कहते हो, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल और नॉमिनल शेयर कैपिटल। आए ख्याल में, ये दो उसके अदर नेम्स है। अब ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है सर, ये मैक्सिमम कैपिटल है, मैक्सिमम परमिसिबल कैपिटल जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, वो है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। और यही कैपिटल है सर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज के अंदर आपको बताना होता है। यही वो कैपिटल है जो एमओए के कैपिटल क्लॉज में कंपनी को बताना होता है। ऑब्वियसली कंपनी बनाते वक्त आपको एक वैल्यू उसमें डालनी होती है और वो लिमिट आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप बाद में उसको इंक्रीज कर सकते हो। कंपनी लॉ में प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, कंपनी लॉ में प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, आप मेमोरेंडम को अमेंड करके उस कैपिटल को टाइम टू टाइम इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो कोई ऐसा एक्चुअली वो मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मतलब आप उसको बढ़ा सकते हो, पर जब भी जो भी डेट पे आप इशू करना चाहते हो, जो भी डेट पे आप इशू करना चाहते हो, पहले आपको चेक करना होता है कि नए शेयर आपके ऑथराइज लिमिट के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर वो नहीं आ रहे, वो लिमिट क्रॉस हो रही है, तो वो आपका इशू अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, वो लीगली वैलिड नहीं माना जाएगा। तो पहले आपको ऑथराइज कैपिटल हमेशा नए इशू ऑफ शेयर्स में चेक करना होता है। क्लियर है? अब जो टोटल अवेलेबल कैपिटल है, जितना भी फंडिंग आप रेज कर सकते हो, पूरा तो एक साथ नहीं करोगे ना। अभी जो नीड होगी फॉर द टाइम बिंग, इनिशियल फेज जो होगा कंपनी का, उसमें जो नीड होगी कंपनी उतना इशू करेगी, उसी को आप कहते हो इशूड शेयर कैपिटल। पार्ट ऑफ ऑथराइज विच इज करंटली नीडेड एंड इज बीइंग इशूड बाय द कंपनी इज कॉल्ड एज इशूड शेयर कैपिटल। तो कुछ पार्ट जो अभी नीड है वो आप अभी इशू कर दोगे, और बचा हुआ जो पार्ट है ऑथराइज कैपिटल का, जो आप बाद में रिमेनिंग लाइफ टाइम में आप इशू करोगे, उसको क्या कहते हैं, अनइशूड शेयर कैपिटल। अब ऑथराइज कैपिटल आप पढ़ोगे कि ये बैलेंस शीट में प्रेजेंट होता है, बैलेंस शीट में आप इसको दिखाते हो, दो अंडरलाइन भी करते हो। आपने बचपन से पढ़ा होगा, 12th स्टैंडर्ड से आपने सुना होगा कि बैलेंस शीट में ऑथराइज कैपिटल दिखाते हैं, लेकिन दो अंडरलाइन कर देते हैं उसके अमाउंट कॉलम में, और उसको टोटल में काउंट नहीं करते हैं, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए होता है। क्लियर है? फिर इशूड में से, जब इशूड का मतलब क्या है कि आपने वो पब्लिक ऑफर लाया, मैं लिस्टेड और वो उसकी बात कर रहा हूं। पब्लिक इशू भी आप कर सकते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट भी आप कर सकते हो। याद आ रहा है कंपनीज एक्ट? याद आ रहा है क्या? तो आप पब्लिक ऑफर भी ला सकते हो। पब्लिक ऑफर सिर्फ पब्लिक कंपनी ला सकती है, ये भी आपको पता ही होगा। तो ओपन ऑफर आप पब्लिक ऑफर ला सकते हो। तो उसमें फिर आपने पढ़ा होगा कि आपको लिस्टिंग मैंडेटरी है सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट में, तो आपको मैंडेटरी लिस्टिंग करानी पड़ती है और आप फिर सेबी के दायरे में आ जाओगे। लेकिन आप पब्लिक ऑफर अगर नहीं करना चाहते हो, प्राइवेटली शेयर्स इशू करना चाहते हो, तो वो भी परमिसिबल है। पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट में, और अप टू 200 होल्डर्स को आप इन अ ईयर प्रेफरेंशियल मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। ये भी आप पढ़ते ही हो कंपनीज एक्ट में। ठीक है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट भी आप कर सकते हो, वो भी इशूड कैपिटल में ही आता है, और आप पब्लिक इशू भी कर सकते हो। ठीक है, अब शेयर्स दो प्रकार में इशू होते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं फटाफट। टाइप्स ऑफ इशू दो होते हैं, टाइप्स ऑफ इशू दो होते हैं। एक है फॉर कैश, कंसिडरेशन फॉर कैश, और एक है कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, नॉर्मल जितने भी आप इश्यूज पढ़ते हो, जनरली कंपनी कैश में ही इशू करती है। ठीक है, फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैश। लेकिन आप अलाउड है कि आप अदर देन कैश भी इशू कर सकते हो। उसमें दो सिचुएशंस आती हैं। पहला है प्रमोटर्स। प्रमोटर्स को आप स्वेट इक्विटी शेयर्स भी दे सकते हो, या प्रमोटर्स को आपको जो देना है आप दे सकते हो, शेयर्स के फॉर्म में भी आप दे सकते हो। तो प्रमोटर्स को जब आप शेयर्स इशू करोगे, और उसके बदले में प्रमोटर्स आपको क्या देते हैं, ये आपने लॉ में पढ़ा होगा, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स आप इसको कहते हो। कंपनी बनने के पहले, कंपनी रजिस्टर होने के पहले जो भी प्रमोटर खर्चा करता है वो अपने जेब से करता है, और वो बाद में कंपनी से रिइंबर्समेंट मांगता है। या तो आर्टिकल्स में इसका प्रोविजन होता है, या आप अलग से प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट करते हो और वो पावर मिलता है, और फिर उसका आप पेमेंट करते हो। अब वो पेमेंट फॉर कैश भी हो सकता है, फॉर पेमेंट इन इक्विटी शेयर भी हो सकता है। तो जब आप इक्विटी से पे करोगे तो यहां आएगा। और या फिर आप फिक्स्ड एसेट एक्वायर कर सकते हो। फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग या जो भी सर्विसेज आप लेते हो, उनका पेमेंट भी आप शेयर्स में कर सकते हो। जो सामने वाला मान जाए उसको आप शेयर्स दे देते हो, वो भी अपने शेयर्स में इंटरेस्टेड है, अपन भी उनके गुड सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, तो ट्रांजैक्शन अदर देन कैश में भी आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फॉर कैश है तो भी इशूड कैपिटल में आएगा, और अगर नॉट फॉर कैश है तो भी इशूड कैपिटल में वो काउंट होता है।
इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इशूड शेयर कैपिटल, अब जब आप ऑफर करोगे, जब आप ओपन ऑफर करोगे, पब्लिक इशू करोगे, तो उसमें से आपको सब्सक्रिप्शंस आते हैं, याद आ रहा है? जितना भी आप ऑफर कर रहे हो, लॉ में पढ़ा होगा ना आपने, क्या बोलते हैं उसको, इनविटेशन टू ऑफर, याद आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो आप इनविटेशन टू ऑफर दोगे, प्रोस्पेक्टस इशू करोगे, सारे डिस्क्लोजर्स दोगे, सेबी का अप्रूवल लोगे, आरओसी में फाइल करोगे, और आप वो पब्लिक को इशू करोगे थ्रू मर्चेंट बैंकर्स एंड अंडरराइटर्स। और फिर आपको सब्सक्रिप्शंस आते हैं, आपको ऑफर आता है एप्लीकेशन के साथ, एप्लीकेशन मनी चिपका के वो लोग आपको अप्लाई करते हैं। लॉ में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, असबा फैसिलिटी, ये वो सब, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, बट मैं लॉ पढ़ाता ही हूं, पढ़ा चुका हूं, तो इसीलिए निकल जाता है, ठीक है, संभाल लेना। तो सब्सक्रिप्शंस आएंगे, अब उसमें 3 पॉसिबिलिटी आती हैं। सर अगर आपने जितना ऑफर दिया है उससे कम सब्सक्रिप्शंस आया तो उसको कहेंगे आप अंडर सब्सक्रिप्शन, एग्जैक्टली इक्वल आया तो उसको आप कहोगे फुल सब्सक्रिप्शन, और अगर ज्यादा आया तो उसको आप कहोगे ओवर सब्सक्रिप्शन। 3 ऐसे पॉसिबिलिटीज होते हैं। अब अंडर सब्सक्रिप्शन जब होता है तो आपको पता ही है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का एक क्लॉज होता है, दोनों लॉ में, कंपनीज एक्ट में एंड इवन इन सेबी गाइडलाइंस, आपका एक क्लॉज होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जब भी आप पब्लिक ऑफर लाते हो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी रिसीव, देन ओनली यू कैन कंटिन्यू विद द इशू, अदरवाइज यू हैव टू कैंसिल इट एंड रिफंड द मनी। क्लियर है? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन सर क्या लिखा है, सब कनेक्टेड है इसलिए बता रहा हूं। बोलो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है सर? नाम में मीनिंग है, सब्सक्रिप्शन जितना मिनिमम मिलना चाहिए तभी आप इशू करते हो। अब इशू हो क्यों रहा है? फंडिंग के लिए, पैसे चाहिए। पैसे क्यों चाहिए? ताकि हम फिक्स्ड एसेट खरीदें, वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाएं, खर्चे वर्चे जो भी वही प्री इनकॉर्पोरेशन के खर्चे हैं वो भरें, जो भी सर्विसेज आपने ली होंगी, गुड्स खरीदे होंगे, पूरा जो बिजनेस सेटअप करना होता है उसमें पैसा लगता है, तो पैसे के हिसाब से होता है। अब वो नीड्स कैलकुलेट करके आपने इशू निकाला होगा ना, ऐसे तो नहीं है कि आपने कुछ भी मन धड़न अमाउंट निकाल लिया और इशू कर ले। प्रॉपर उसका एक बाइफिकेशन होता है कि कौन सा पैसा कितना है और कहां लगने वाला है, प्रोस्पेक्टस में आप बताते हो। आ रहा है कुछ समझ में? तो अब अगर आपको एक मिनिमम पैसा मिला ही नहीं तो आप प्रोजेक्ट करोगे कैसे? अगर 100 करोड़ की नीड है तो 50 करोड़ में कैसे प्रोजेक्ट हो जाएगा? कोई जादू चल रहा है क्या? तो मिनिमम कुछ तो पैसा लगेगा, 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़, कुछ तो एक मिनिमम अमाउंट होगा, जितना मिनिमम आपको चाहिए होगा तभी आप वो प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर पाओगे। 100 करोड़ चलो हायर साइड होगा, आपने ज्यादा एस्टिमेट किया होगा, पर कुछ तो एक मिनिमम अमाउंट होगा ना, जिसके नीचे काम बनेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, कर ही नहीं पाओगे, तो वो होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो कंपनीज एक्ट में कोई ऐसा एक सर्टन फिक्स्ड परसेंटेज नहीं है, कोई सर्टन फिक्स परसेंटेज नहीं है। कंपनीज फ्री टू डिसाइड एंड डिस्क्लोज इन द प्रोस्पेक्टस द मिनिमम सब्सक्रिप्शन दे आर एक्सपेक्टिंग। क्लियर है? तो वो कंपनी खुद डिसाइड करेगी और इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू डिस्क्लोज इन द प्रोस्पेक्टस। क्लियर है? अब ये अमाउंट आएगा कहां से? तो ये कंपनीज एक्ट ने बताया कि कहां से आएगा। आप एस्टिमेट करो कि आपको कहां कहां क्या क्या खर्चा लगने वाला है, पर्टिकुलरली इन द फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट खरीदने में जो भी पैसा लगेगा वो सब आएगा, अंडरराइटिंग की कमीशन भरनी पड़ेगी, इशू के जो इतने सारे खर्चे होंगे, मर्चेंट बैंकर, कंपनी सेक्रेटरी, पता नहीं कितने कितने प्रोफेशनल्स को आप हायर करोगे, उनको पैसा देना होगा, फिर मिनिमम कुछ तो पैसा वर्किंग कैपिटल में डालना पड़ेगा। तो ये सब आप जोड़ लो, वो अमाउंट आप निकाल के प्रोस्पेक्टस में पब्लिश कर दो कि इतना मिनिमम अमाउंट है, इससे नीचे आया तो हम अलॉटमेंट नहीं देंगे, हम इशू कैंसिल कर देंगे। क्लियर है? तो कंपनीज एक्ट ने ये लॉजिक दिया है और बोला है कि कंपनी डिसाइड करेगी, हम नहीं बताएंगे, आप खुद डिसाइड करो अपने लिए। और फिर सेबी आता है सर, और फिर सेबी आता है, सीधे बोलता है 90%, हमको कुछ नहीं पता, 90% मिलना चाहिए, नहीं तो कैंसल। ठीक है? तो 90% ऑफ द इशू अगर मिनिमम सब्सक्राइब होता है तो ही आप आईपीओ कर सकते हो। एज पर सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90% ऑफ द इशू। ठीक है? तो ये सब आता है, तो इसी को आप क्या कहते हो? सब्सक्राइब कैपिटल। अंडर सब्सक्रिप्शन में आपको बस देखना है कि मिनिमम के नीचे नहीं होना चाहिए, मिनिमम अगर है तो मिनिमम के है तो आप इशू कर सकते हो, एग्जैक्टली उतना ही आया तो भी आप इशू कर सकते हो, ज्यादा आया तो आप उतना ही इशू कर पाओगे जितना आपने ऑफर दिया है। 1 लाख का अगर मैंने ऑफर दिया है और 1,20,000, 1,50,000, 2 लाख, अगर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो मैं उतने अलॉट नहीं कर पाऊंगा, मैं 1 लाख ही अलॉट कर पाऊंगा क्योंकि मेरा ऑफर 1 ही लाख का था। ठीक है? तो उसमें आप पढ़ते हो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले 1 लाख को आप एक्सेप्ट कर लो, जो लेट आए उनका पूरा रिजेक्ट करके रिफंड कर दो, या फिर जो आजकल चलता है वो है प्रो डाटा।
प्रो डाटा अलॉटमेंट आप करो, किसी का भी एप्लीकेशन रिजेक्ट मत करो, सबको दो लेकिन प्रपोर्शनेटली कम दो, सबको दो लेकिन प्रपोर्शनेटली थोड़े थोड़े कम शेयर आप अलॉट करो। और जो भी एक्सेस मनी उनका आएगा, बिकॉज उन्होंने तो 6 शेयर्स मांगे हैं तो 6 के हिसाब से पैसे दिए होंगे, पर आपने 6 के बदले 4 या 5 आपने शेयर अलॉट किए होंगे, तो हल्का सा पैसा एक्सेस आएगा और वो आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए विथहोल्ड करते हो, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट उसको एडजस्ट कर लेते हो, ठीक है। उसी को फिर आप क्या कहते हो, कॉल इन एडवांस, उसी को आप क्या कहते हो, कॉल इन एडवांस, ठीक है। तो वो पार्ट जो सब्सक्राइब हो गया उसको कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, और जो नहीं हो पाया, अब ये नहीं हो पाया किस में आएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन में। अगर आप अंडर सब्सक्राइब, आपका शेयर हुआ, इशू अंडर सब्सक्राइब हुआ लेकिन मिनिमम से ज्यादा हुआ है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको मिल गया है, मतलब 90% और 100% के बीच में है, तो कुछ पार्ट सब्सक्राइब में आएगा, कुछ पार्ट अंडर सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब में भी आएगा। तो ये सिर्फ अंडर सब्सक्रिप्शन में आता है, ध्यान देना। अगर फुल सब्सक्राइब हुआ है तो अनसब्सक्राइब 0 आता है, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो भी अनसब्सक्राइब 0 आएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब में से आप फिर इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मंगाते हो, आपको पता ही होगा, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल भी फिर मल्टीपल कॉल्स आप कर सकते हो, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, जो भी आप नाम दो, जितने भी कॉल्स आप करो। फिर उसमें आप एक लिमिट भी पढ़ोगे कि ये पूरा पैसा अलॉटमेंट से 12 महीने के अंदर आपको मंगाना है, पूरा पैसा, पूरे जो कॉल्स हैं, जो भी इंस्टॉलमेंट्स है, इसमें एक टाइम लिमिट भी होती है और वो टाइम लिमिट है 12 मंथ्स, 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट आपको सारा पैसा कॉल कर लेना है, ठीक है। तो जितना पैसा आपने कॉल किया है 31 मार्च के हिसाब से सोचना है, ये पूरा कहां दिखने वाला है, 31 मार्च पे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट डेट पे सब देखा जाता है कि अगर इशू चल रहा है 31 मार्च पे, ऑनगोइंग कोई आपका इशू है और आपने पूरा पैसा अभी तक नहीं मंगाया है, सब्सक्राइब हो गया है पर आपने पूरा पैसा नहीं मंगाया है, तो जितना 31 मार्च तक आपने मंगवा लिया है उसको कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल, उसको कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। और जो बाकी है, जो बाद में आप मंगाओगे, उसको कहेंगे अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल। फिर कॉल्ड अप में से कुछ लोग आपको पे कर देंगे, कुछ लोग नालायक होते हैं आप जैसे, जो लाइव अटेंड नहीं करते हैं, बाद में देख लूंगा, अगले महीने देख लूंगा, ऐसे ही इधर भी रहते हैं लोग कि बाद में पैसे दे दूंगा, अभी नहीं है तो सब्सक्राइब किया क्यों। अरे भाई सब्सक्राइब कर रहे हो तो कॉल का पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, लीगली बाइंड हो गए अभी आप। तो पेड अप कैपिटल क्या है, जो मांगने के बाद आपको टाइम लिमिट के अंदर मिल गया। कॉल्ड अप में से जो आपको कॉल करने के बाद विद इन टाइम लिमिट आपने जो दी होगी उसमें अगर मिल गया तो उसको आप क्या बोलोगे, पेड अप शेयर कैपिटल। और जो नहीं मिल पाया उसी को आप कहोगे अनपेड कॉल्स, या उसको और प्यार मोहब्बत से अपन क्या कहते हैं, कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर, ठीक है। तो बैलेंस शीट में हम पेड अप कैपिटल कैसे दिखाते हैं, कॉल्ड अप माइनस कॉल इन अरियर, कॉल्ड अप माइनस कॉल इन अरियर, ऐसा दिखा के आप फाइनल वैल्यू अराइव करते हो पेड अप वैल्यू को, जो आउटर कॉलम में दिखती है। क्लियर है, याद आ रहा है सब। चलिए सर, और कॉल इन अरियर का क्या होगा सर, फॉलोअप करते रहेंगे, कंपनी लॉ में आप पढ़ते ही हो, फॉलोअप करते रहो करते रहो करते रहो, आ जाएगा। और नहीं आया तो फिर फॉरफिट कर दो, फॉरफिशर जो अपन इसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे, फॉरफिट कर सकते हो, फॉरफिशर करने का राइट आपको मिल जाता है, लेकिन एक सफिशिएंट टाइम उनको देना पड़ता है, सफिशिएंट फॉलोअप करना पड़ता है, और उसके बाद भी नहीं मिल रहा है तो अल्टीमेट पावर होता है कि आप फॉरफिट कर दो। फिर अनकॉल्ड में भी आपने पढ़ा होगा कि अगर कुछ कैपिटल आप अलग करना चाहते हो, अलग से रखना चाहते हो ताकि ये वाइंडिंग अप के दौरान मंगाया जा सके, अगर कोई कैपिटल आप अलग से रखते हो ताकि आप उसको वाइंडिंग अप में जो डेफिसिट आता है उसको फुलफिल करने के लिए आप तब मंगा पाओ, तो उसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल, तो उसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल। जो कब मंगाते हैं, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। कंपनी बंद होते वक्त जब पैसे की नीड आएगी तब वो आप मंगाओगे। अगर आपने ऐसा सेट असाइड कर दिया, अलग से ईयर मार्क करके रखा है कुछ कैपिटल, उसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल। ऑप्शनल है, जबरदस्ती बनाने की ऐसा जरूरत नहीं है, पर कुछ कंपनीज चाहें तो ऐसा कर सकती हैं। क्लियर है। तो ये आपका पूरा होता है सर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ये होता है आपका टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। क्लियर है, सब याद आ रहा है ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ इशू भी मैंने आपको बता दिया, इशू फॉर कैश एंड इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फिर सब्सक्रिप्शन भी मैंने आपको बता दिया, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में भी बता दिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या प्रो राटा अलॉटमेंट आपका हो सकता है। अब जो मैं आपसे कह रहा था, अब जब आप इशू करोगे, जब वैल्यूएशन की बारी आएगी, प्राइसिंग की बारी आएगी, प्राइसिंग की बारी आएगी, आप फ्री टू प्राइस हो, आप जैसा आप
चाहते हो वैसा प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ एक लिमिटेशन क्या है, अब इसमें वैसे थेरोटिकली 3 क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि आप फेस वैल्यू से कम में इशू कर सकते हो, लेस देन फेस वैल्यू उसको आप क्या बुलाते हो टेक्निकली, इशू एट डिस्काउंट, उसी को आप क्या बुलाते हो, इशू एट डिस्काउंट। फिर अगर आप इक्वल टू फेस वैल्यू में इशू करते हो तो उसको आप कहते हो इशू एट पार, और अगर आप अबव फेस वैल्यू इशू करते हो तो आप इसको कहते हो इशू एट प्रीमियम। याद आ रहा है? तो ये 3 टाइप्स होते हैं। अब डिस्काउंट पे तो कंपनीज एक्ट ने मना कर दिया, पापा ने मना कर दिया, नहीं कर सकते इशू, ठीक है। तो आपके पास अब 2 ही ऑप्शन है, पार और प्रीमियम, पार और प्रीमियम, ठीक है। तो आप फ्री हो प्राइसिंग करने के लिए, लेकिन सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन है, डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। अपर साइड, हायर साइड में कोई लिमिट नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है। अब जो मैं फेस वैल्यू आपसे कह रहा था कि फेस वैल्यू का एक इंपॉर्टेंस होता है, फेस वैल्यू का एक इंपॉर्टेंस होता है। तो कंपनी की लाइबिलिटी क्या है, कंपनी की लाइबिलिटी क्या है टुवर्ड शेयर होल्डर, तो वो होता है शेयर सर्टिफिकेट में जो वैल्यू दिखी हुई है, यानी कि फेस वैल्यू। कंपनी बंद होते वक्त कंपनी को कितने पैसे लौटाने हैं शेयर होल्डर्स को, फेस वैल्यू। तो शेयर होल्डर सॉरी कंपनीज लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू, ये उसका इंपॉर्टेंस है। लेकिन शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कितनी है, अगर मैं शेयर सब्सक्राइब कर रहा हूं, कंपनी के शेयर में सब्सक्राइब कर रहा हूं, तो मेरी लाइबिलिटी टुवर्ड्स कंपनी कितनी होगी, वो होगी इश्यू प्राइस की। इट इज नॉट लिमिटेड टू फेस वैल्यू, वो कंपनी के एंगल से है, पर शेयर होल्डर के एंगल से क्या होता है, इश्यू प्राइस, क्योंकि आपने शेयर सब्सक्राइब किए, शेयर सब्सक्राइब किए तो जितने में इशू हो रहा है उतने देने पड़ेंगे ना पैसे, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये ध्यान देना। तो अगर एग्जाम्पल मैं लूं कि भाई आपका फेस वैल्यू 10 रुपए है और इशू हो रहा है 15 रुपए में, मतलब 5 रुपए प्रीमियम है। फेस वैल्यू के अबव जो भी वैल्यू है उसको आप क्या बुलाते हो, प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्या होगा, शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कितनी है, 15 रुपए। अगर वो सब्सक्राइब करना चाहता है शेयर तो उसकी लाइबिलिटी टुवर्ड्स कंपनी कितनी है, 15 रुपए। लेकिन कंपनी उसको सर्टिफिकेट कितने का देगी, 10 रुपए। समझ में आ रहा है क्या? बाकी जेब में, बाकी जेब में, ठीक है। यानी मिलेंगे 15, लेकिन कंपनी सर्टिफिकेट देंगी 10 रुपए का, और वो 10 रुपए का सर्टिफिकेट देके क्या बोल रही है कि कंपनी जब बोल दूंगी मैं आपको 10 रुपए ही दूंगा, और इसीलिए 5 रुपए को आप कैपिटल मानते ही नहीं हो, इसीलिए 5 रुपए को आप शेयर कैपिटल में दिखाते ही नहीं हो, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी है ही नहीं, कंपनी की वो लाइबिलिटी है ही नहीं, इसीलिए हम उसको रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाते हैं, इसीलिए हम उसको रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाते हैं अंडर द हेड सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। क्लियर है? तो ये आई होप आपको पता होगा और आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये हो गया। अब आते हैं सर मुद्दे पे, चलिए मुद्दा स्टार्ट करें। तो शेयर्स इशू होंगे सर, फ्री प्राइसिंग होगी, फ्री प्राइसिंग होगी, ठीक है। अब जो पैसा आप मंगाते हो, जो भी आपकी इशू प्राइस है, जो कि कितनी भी हो सकती है, नॉर्मली बुक्स में जो आप पढ़ोगे आप इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाते हो, ठीक है। तो 4 टिपिकल नाम आप सुनोगे, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी। कॉल मनी में भी फिर आप नंबरिंग दे सकते हो, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जितने भी आपके कॉल्स होंगे, ठीक है। अब एप्लीकेशन मनी से रिलेटेड भी कुछ गाइडलाइंस है कि मिनिमम कितने एप्लीकेशन, कितना अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी आपको मंगाना चाहिए। तो कंपनीज एक्ट कहता है सर 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, कंपनीज एक्ट कहता है 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू मिनिमम एप्लीकेशन के साथ आपको मांगना है। 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू बोल रहे हो साथ साथ में। और सेबी सर कहता है सीधे 25% ऑफ इशू प्राइस। अब अगर मैं लिस्टेड हूं या लिस्ट होना चाहता हूं, प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी हूं, तो मेरे को तो दोनों फॉलो करने, मेरे को दोनों फॉलो करने पड़ेंगे। तो मेरे लिए रूल क्या अप्लाई होगा, विच एवर इज हायर, ताकि दोनों फॉलो हो जाए। और ये मिनिमम है, एप्लीकेशन मनी क्या है, मिनिमम, इससे कम नहीं ले सकते। इसीलिए जब मैं ये कैलकुलेट करूंगा तो मुझे विच एवर इज हायर लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं इन दोनों अमाउंट से नीचे नहीं ले सकता। तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, देखो कि अगर मेरा फेस वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल माई फेस वैल्यू इज 10 रुपीज, फेस वैल्यू इज 10 रुपीज, और मैं इसको इशू कर रहा हूं 50 रुपीज में। 40 रुपीज मतलब प्रीमियम है, 40 रुपीज मेरा प्रीमियम है, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या आएगा, 10 रुपए का 5% ये आएगा 0.5, 10 रुपीज का 0.5% आएगा 0.5 रुपीज। और वहीं सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से आएगा 50 रुपीज, इशू प्राइस का बेस है, बेस भी अलग है, परसेंटेज भी अलग है, आई होप आप नोटिस कर रहे हो। तो 50 रुपीज पे 25% वो आएगा 12.5 रुपए। अब बताओ मैं कितना मिनिमम मंगाऊं, तो विच एवर इज हायर लेना पड़ेगा। अगर आप 0.5 लोगे
तो कंपनीज एक्ट तो फॉलो हो गया, सेबी नाराज हो जाएगा, सेबी का कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा। और अगर आप 12.5 मंगाओगे तो कंपनीज एक्ट तो लागू हो ही रहा है, मतलब कंपनीज एक्ट फॉलो हो ही रहा है ना, 0.5 से तो कई गुना ज्यादा है, तो कंपनीज एक्ट भी फॉलो हो गया और साथ साथ में सेबी भी फॉलो हो गया। तो इसीलिए रूल क्या अप्लाई होता है, विच एवर इज हायर। तो मुझे 12.5 मिनिमम मंगाने होंगे ऑन एप्लीकेशन आउट ऑफ द 50 रुपीज। आउट ऑफ 50 रुपीज आई हैव टू कॉल ऑन एप्लीकेशन मिनिमम 12.5 रुपीज, तब जाके मैं दोनों गाइडलाइन फॉलो कर रहा हूं ऐसा माना जाएगा। क्लियर है? क्लियर है क्या? थम्स अप दिखाते जाओ, ठीक है? क्लियर है, क्लियर है मैं बोलूंगा, थम्स अप दिखाते जाना भाई। जाग रहे हो ना कि सो गए हो, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल भर दो, कमेंट बॉक्स भर दो। चलिए, अब पैसा कैसे कलेक्ट होगा, पैसा अपन कैसे लेंगे इंस्टॉलमेंट्स में, वो अपन पढ़ते हैं। तो पहला स्टेप जो होता है आपको मैंने बता दिया, आप प्रोस्पेक्टस इशू करोगे, इनविटेशन टू ऑफर है, आप उनको इनवाइट करोगे, फिर वो अप्लाई करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होगा कि आपको पैसा रिसीव होगा, जिसको आप स्टेज वाइज नाम देते हो। सारे नाम जो होते हैं, जो थर्ड पार्टी को आप डिनोट करने के लिए पैसा सामने वाले से मिल रहा है ना, उसको आप नाम क्या देते हो, स्टेज के हिसाब से। स्टेज वाइज जो पैसा आ रहा है, आप एक ही इंसान है वो, लेकिन नाम अलग अलग देते हो आप, क्योंकि स्टेज अलग अलग है। पैसा काई के लिए आया है, आप उसके हिसाब से नाम देते हो, नेचर के हिसाब से आप नाम देते हो। तो एप्लीकेशन के वक्त हम नाम देंगे शेयर एप्लीकेशन मनी या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट में शेयर अलॉटमेंट मनी, और कॉल में कॉल मनी, शेयर कॉल मनी, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, शेयर फाइनल कॉल, इस तरह से आप नाम देते जाओगे। क्लियर है? तो पहला स्टेज पे क्या होगा, पहला स्टेप होगा पैसा आएगा, और फिर हम अलॉटमेंट का क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे। अलॉटमेंट का पावर किसके पास होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनीज एक्ट में आप पढ़ते हो, बोर्ड के पास पावर है अलॉटमेंट डिसाइड करने का, और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है फॉर अलॉटमेंट, और फिर आप अलॉटमेंट कर सकते हो। ठीक है? तो पहला स्टेप है पैसा आएगा, और फिर आप अलॉटमेंट का क्राइटेरिया डिसाइड करोगे, और फिर जो एप्लीकेशन मनी आया है उसके अगेंस्ट शेयर्स दोगे। अब ध्यान दो, ये काफी लोगों को पता नहीं है। ठीक है? तो शेयर्स कैसे देंगे, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल, देखो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं कि मैं 2 रुपीज कॉल कर रहा हूं, आउट ऑफ 10 रुपीज मैं 2 रुपीज कॉल कर रहा हूं। ठीक है? अभी मैं पार का एग्जाम्पल ले रहा हूं, 10 का 10 में मैं इशू कर रहा हूं, और 10 में से 2 रुपए मंगा रहा हूं। ठीक है? अनलिस्टेड वाला है, या सेबी का गाइडलाइन अभी छोड़ दो, 25% वाला क्लॉज छोड़ दो, बिल्कुल दिमाग वो वाला स्विच ऑफ कर दो। अभी आप सिर्फ लॉजिक्स पे ध्यान दो, जर्नल एंट्री के इफेक्ट पे ध्यान दो। ठीक है? तो 2 रुपए मैं मंगा रहा हूं आउट ऑफ 10 रुपीज। ठीक है? तो 2 रुपए आएंगे, फिर जब मैं अलॉटमेंट का क्राइटेरिया डिसाइड करूंगा, तो अब मैं शेयर कितने का दूंगा, गेस करके बताओ, कमेंट करो। शेयर में 2 रुपए का दूंगा कि 10 रुपए का दूंगा, जरा बताना मुझे, कमेंट करो। किया? तो शेयर का फेस वैल्यू 10 ही रहेगा, लेकिन उसमें पेड अप वैल्यू लिखी होगी। जब भी पार्टली पेड शेयर्स होते हैं, पेड अप वैल्यू लिखी जाती है, तो वो पेड अप वैल्यू 2 रुपए लिखूंगा मैं। मतलब मैं मान रहा हूं कि मुझे 2 ही मिले हैं, 10 नहीं मिले हैं। ठीक है? 10 का पूरा फुल्ली पेड अप नहीं दे रहा, इसीलिए बार बार फुल्ली पेड अप लिखा होता है। काफी लोगों को ये समझ भी नहीं आता, फुल्ली पेड क्यों लिखा है यार, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में मंगाए हैं, और जितना अभी मिला है उतना ही सर्टिफिकेट पे भी लिखा होता है। तो 2 रुपए मिला है तो सर्टिफिकेट भी 2 का दूंगा। क्लियर है? और फिर मेरे शेयर होल्डर बन गए। अभी तक वो एक अनजान इंसान थे, जैसे आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं थे तो आप अनजान इंसान थे, सब्सक्राइब कर गए तो मेरे फैमिली में आ गए, तो वैसा ही है। तो अभी तक वो एप्लीकेंट थे, अब आपने शेयर्स अलॉट कर दिए, अब वो आपके शेयर होल्डर हो गए, ओनर हो गए वो, अब उनको वोटिंग पावर मिल गया। ठीक है? तो अब आपको पता है कि किसके कितने पैसे आना बाकी है, क्योंकि आपने अलॉटमेंट कर दिया है। अब आपका राइट है कि बचा हुआ पैसा आप जब आपको नीड होगी आप उससे मांग सकते हो। सामने वाली की ड्यूटी है कि वो पे करे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, शेयर सर्टिफिकेट इशू हो गए हैं, अलॉटमेंट हो गया है। क्लियर है? तो पहला स्टेज जो होता है सर, इसमें फ्लो क्या होता है, पहले पैसे आते हैं बाद में शेयर्स देते हैं। ये फ्लो ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि हमने ओपन ऑफर दिया था, हमको थोड़ी पता है कितने लोग अप्लाई करेंगे। पहले स्टेज में हमको पता ही नहीं होता, बिकॉज इट वॉज अ ओपन ऑफर। पर नाउ जैसे ही पहला स्टेज कंप्लीट हो गया है, अब वो ओपन ऑफर नहीं है, अब अलॉटमेंट हो गया है, सब फ्रीज हो गया है, शेयर होल्डर डिसाइड हो गए हैं, तो अब उन्हीं
ओनर्स से जैसे मेरी नीड होगी मैं उनसे पैसे मांगते जाऊंगा, ठीक है। तो यहां से अब फ्लो उल्टा हो जाएगा, पहले हम शेयर्स देंगे, अलॉटमेंट ड्यू, काफी लोग आपको बताते ही नहीं होंगे कि अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है, क्या हो रहा है, अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है मतलब हम उनको शेयर्स दे रहे हैं। क्यों अलॉटमेंट मनी मांग रहे हो? क्योंकि आप उतने शेयर्स दे रहे हो उनको। तो अगर मेरा 3 रुपीज का अलॉटमेंट मनी है तो 3 रुपए के पेड अप वैल्यू के शेयर भी दे रहा हूं मैं। अब ये होता कैसे है, पुराना वाला वापस मांगते हैं अपन, 2 रुपए वाला वापस कर, 2 + 3 5 का नया ले, पेड अप वैल्यू बढ़ाते जाते हैं और जब आखिरी इंस्टॉलमेंट आ जाती है सब कैंसिल करके फुल्ली पेड अप शेयर दे देते हैं। तो ये लॉजिक है उसके पीछे। तो जब मैं अलॉटमेंट मनी मांग रहा हूं, क्यों मांग रहा हूं अलॉटमेंट का पैसा? क्योंकि मैं शेयर दे रहा हूं, शेयर भी दे रहा हूं। तो मैं शेयर दे रहा हूं, एक हाथ से ले एक हाथ से दे, तो मैं शेयर दे रहा हूं 3 रुपए का और इसीलिए वो ड्यू कर रहा हूं, डेबिट द रिसीवर, कि तूने शेयर रिसीव किया अब मेरे को पैसे दे। तो नेक्स्ट स्टेप होता है वो पैसा रिसीव होगा। और ऐसे ही हम कॉल मनी में भी करेंगे, शेयर देंगे और बाद में पैसा मिलेगा। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, लॉजिक्स ध्यान रखने हैं। स्टेज में क्यों पहले स्टेज में उल्टा हो रहा है, बाकी स्टेज में उल्टा हो रहा है, काफी बच्चे इसी में उलझे हुए रहते हैं, खासकर साइंस वाले बच्चे, खासकर साइंस वाले मेरे फेवरेट बच्चे, ठीक है। तो ध्यान देना, मैं सारे लॉजिक्स आपको बता रहा हूं तो आपको ध्यान देना है। तो ऐसा फ्लो होगा, ऐसा आपका फ्लो होगा। एप्लीकेशन मनी में अलग होगा, अलॉटमेंट और कॉल में अलग होगा, ठीक है। चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। चलिए बढ़े आगे, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है। अब आते हैं जर्नल एंट्री पे। पूरा पूरा ध्यान देना है आपको, पूरा पूरा आपको ध्यान देना है, ठीक है। करें, स्टार्ट करें। चलिए, तो इसमें मैंने 3 आपको सिचुएशन दे दिए, एक है फुल, एक है अंडर और एक है ओवर। हम पहले ध्यान किस पे देंगे? फुल, मतलब टेक्निकलिटी साइड रखो, पहले जर्नल एंट्री को समझो, ठीक है। तो हम मानेंगे कि फुल सब्सक्रिप्शन है। फुल सब्सक्रिप्शन इजी है, जितना आपने ऑफर किया उतना ही आपको मिला और आपने उतना ही अलॉट कर दिया। 1 लाख का आपने ऑफर दिया, 1 लाख की एप्लीकेशन है, 1 लाख का अलॉटमेंट हो गया। बेस सेम है, बेस पूरा सेम है, ठीक है। और पैसे आप कैसे मंगवा रहे हो? 235, 2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 5 कॉल, एक ही कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और इशू क्या है? पार पे है। एकदम बेसिक बता रहा हूं। फिर प्रीमियम पे होगा तो वो एक्स्ट्रा एलिमेंट का क्या होगा अलग से बताऊंगा, ठीक है। वो सब वन अलग से पढ़ेंगे। फिर फॉर फीचर, ये वो, कॉल इन अरियर, सब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप जर्नल एंट्री अच्छे से समझ लो और उसके बाद जब मैं उसको एडजस्ट करूंगा ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 235 बोलो, 235 पहला स्टेप क्या होगा? रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। सबसे पहले एप्लीकेशन आएंगे, 1 लाख एप्लीकेशन आएंगे। कैलसी उठा लो, कैलसी उठा लो, बोलो क्या होगा? पैसे आएंगे। पैसे कहां आ रहे हैं? बैंक में। मेरे बिहाफ पे बैंक रिसीव कर रहा है। बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है। बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है, रिसीव कर रहा है मेरे बिहाफ पे। तो रूल क्या लगेगा? डेबिट द रिसीवर। पैसे आएंगे, डेबिट द रिसीवर। और कौन दे रहा है? इंसान दे रहा है। उसको हम नाम देंगे स्टेज के हिसाब से, शेयर एप्लीकेशन मनी। इंसान है वो भी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और रिसीव कर रहा है, सॉरी दे रहा है, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक रिसीव कर रहा है तो डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर, और ये इंसान दे रहा है तो क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो सिंपल एंट्री है, एंट्री बिल्कुल सिंपल है। पैसे आएंगे बैंक में, बैंक डेबिट, रिसीवर, और वो गिवर 2 लाख रुपए, 1 लाख शेयर्स इंटू 2 रुपीज ईच, 1 लाख शेयर्स इंटू 2 रुपीज एप्लीकेशन मनी, तो 2 लाख रुपए आपको मिल गए। क्लियर है? अब आप क्या करोगे? अब आप अलॉटमेंट दोगे, अलॉटमेंट का क्राइटेरिया डिसाइड करोगे, अलॉट कर दोगे, और ये जो 2 रुपए मिल गए पहले, इनके अगेंस्ट आप 2 रुपए का पेड अप वैल्यू का शेयर दोगे, ठीक है। अब समझने के लिए आपको देखो क्या करना है, आप शेयर दे रहे हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। एक्चुअल में देखा जाए तो ये पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल आप टेक्निकली किताबों के हिसाब से देखोगे तो वो पर्सनल अकाउंट आपको मिलेगा, ठीक है। पर जर्नल एंट्री के लिए, समझने के लिए, फ्लो को पकड़ने के लिए आपको उसको रियल समझना है, क्योंकि एक्चुअली आप शेयर्स दे रहे हो। मैं आपको बता चुका हूं, 2 रुपए का एक्चुअली पेड अप वैल्यू का शेयर्स आप देते हो। ये कोई हवा में कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, एक्चुअली हो रहा है। तो आप शेयर्स दे रहे हो तो आप ऐसा मानो कि इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी इक्विटी शेयर्स जा रहे हैं, क्रेडिट करेंगे, जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जा रहा है तो कोई रिसीव कर रहा होगा। वही इंसान रिसीव कर रहा है जिसने आपको 2 रुपए दिए। उसका नाम क्या था?
एप्लीकेशन मनी, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन मनी डेबिट, डेबिट द रिसीवर, ये तो पर्सनल अकाउंट है और शेयर्स रिसीव कर रहा है। काफी बार आपको यही नहीं पता चलता कि यार मैं डेबिट क्यों कर रहा हूं, काफी लोगों को ही नहीं समझता डेबिट क्यों कर रहा हूं, इक्विटी सेल क्रेडिट क्यों हो रहा है। एक और लॉजिक होता है कि कैपेसिटी बदल रही है, पर वो आपको नहीं समझेगा। मैं 8 साल से कोशिश कर चुका हूं कि वो लॉजिक से मैं समझाऊं, लेकिन बच्चों को नहीं समझता ये कैपेसिटी कैसे बदल रही है, नहीं आता ख्याल में। डेबिट क्रेडिट आपको कभी समझ में नहीं आएगा, पर आप हल्का सा कंसेप्ट में बदलाव कर लो कि यार ये तो शेयर्स हैं, मैं तो शेयर्स दे रहा हूं, तो 2 मिनट के लिए अगर मैं उसको रियल अकाउंट के हिसाब से सोचूंगा तो पूरा पूरा सब बदल जाएगा। सब आपको आसान लगेगा कि मैं शेयर्स दे रहा हूं, शेयर्स जा रहे हैं, क्रेडिट करूंगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और वो इंसान रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, सिंपल। तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट, 2 लाख उसको वैल्यू के शेयर्स मिल गए और मेरा कैपिटल इक्विटी शेयर्स जा रहे हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट, क्लियर है। तो पहला स्टेज कंप्लीट, पैसे मिले, शेयर्स दिए, खत्म। अब वो मेरा शेयर होल्डर बन गया, अब मैं पहले शेयर दूंगा फिर पैसे आएंगे, सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा। अब मैं पहले शेयर्स दूंगा, अब अलॉटमेंट की बारी आएगी, मैं 3 रुपए का पेड अप वैल्यू का शेयर दूंगा, 3 रुपए का पेड अप वैल्यू का शेयर दूंगा। बोलो, अलॉटमेंट मनी डिमांडेड एंड शेयर्स ऑफ पेड वैल्यू 3 रुपीज गिवन। तो 3 का अलग नहीं देते हैं, या वो 2 और 3 का चिपका के ऐसा नहीं करते हैं, प्रॉपरली 2 रुपए का वापस लेके कैंसिल करते हैं और 5 रुपए का पेड अप वैल्यू का शेयर देंगे, ठीक है। तो 3 रुपए आप वो डिमांड कर रहे हो क्योंकि आप शेयर्स दे रहे हो, शेयर्स फिर दे रहे हो, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और डेबिट द रिसीवर, कौन, शेयर होल्डर। पर अब मैं स्टेज का नाम लिखूंगा, एक्चुअली एक ही पर्सन है, एप्लीकेशन मनी जो पर्सन है सेम पर्सन है, अलॉटमेंट मनी जो पर्सन है सेम पर्सन है, कॉल मनी जो पर्सन है सेम पर्सन है, पर्सन सेम है, लेकिन हम स्टेज के हिसाब से नाम देंगे। तो स्टेज का नाम क्या है सर, शेयर अलॉटमेंट मनी, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर कौन है, शेयर अलॉटमेंट मनी, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर होल्डर को, वो शेयर होल्डर है अभी हमारा, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट मनी डेबिट, डेबिट द रिसीवर, क्या रिसीव कर रहा है, शेयर्स, और 2 शेयर जा रहे हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वैल्यू आएगी 3 लाख रुपए, 1 लाख शेयर इंटू 3 रुपए, 1 लाख शेयर इंटू 3 रुपए, क्लियर है। अब वो पैसे देगा, शेयर्स मिल गए ना, अब उसको 3 रुपए देने पड़ेंगे, अब वो पैसे देगा। पैसे कहां मिलेंगे, बैंक में, बैंक रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, और दे कौन रहा है, यही इंसान जिसको अभी आपने शेयर दिए, उसका नाम क्या है बुक्स में, शेयर अलॉटमेंट मनी, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ रहे हैं बैंक में, डेबिट द रिसीवर, और ये इंसान दे रहा है क्रेडिट द गिवर, शेयर अलॉटमेंट मनी, 3 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, क्लियर है, क्लियर है क्या, है क्या बढ़े आगे, चलिए। तो ये हो गया अलॉटमेंट स्टेज। सिमिलरली अब आप फिर से बचा हुआ 5 रुपए का पेड अप वैल्यू का शेयर दोगे, पुराना 5 वापस लोगे, अब 5 5 10 यानी फुल्ली पेड अप शेयर आप दे दोगे। तो अब वो 5 रुपए आपको, आप मतलब डिमांड कर रहे हो, ठीक है। तो सेम होगा, शेयर 5 रुपए का जाएगा और उसको मिलेगा, उस इंसान का आप नाम क्या दोगे, कॉल मनी, शेयर कॉल मनी, पर्सनल अकाउंट है, शेयर्स रिसीव कर रहे हैं, डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर, और शेयर्स जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो सिंपल एंट्री है, शेयर कॉल मनी डेबिट 5 लाख रुपए, 5 रुपीज इंटू 1 लाख शेयर्स, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 5 लाख रुपए, क्लियर है। अब वो 5 लाख देगा, सेम बैंक पे पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट द गिवर कौन है, शेयर कॉल मनी, जिसने शेयर अभी रिसीव किए थे वही पैसे 5 लाख दे रहा है, 5 लाख अमाउंट आएगा, क्लियर है। तो ये हो गया एंट्रीज, ये हो गया लॉजिक। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ सर, ये तो स्टेजेस थे इसलिए इतने एंट्री पास हो रहे हैं। एक्चुअली ये सारे टेम्पररी अकाउंट्स हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी टेम्पररी है, स्टेज कंप्लीट होने के बाद बंद हो जाता है, अलॉटमेंट मनी भी टेम्पररी है, स्टेज के बाद बंद हो जाता है, कॉल मनी भी टेम्पररी, ये तीनों अकाउंट बंद हो जाते हैं। क्या रह जाता है, बस 2 ही अकाउंट रह जाते हैं कि बैंक में आपके 10 लाख रुपए आ गए, 2 3 5 टोटल 10 लाख रुपए बैंक में आ गए, तो बैंक का टोटल डेबिट आप काउंट करोगे तो 10 लाख दिखेगा, और 2 3 5 करके आपने शेयर्स दिए, तो टोटल शेयर्स कितने के दे दिए, 10 लाख के। तो नेट इफेक्ट इतना ही है, बैंक में 10 लाख पड़े हैं और आपने शेयर 10 लाख के दे दिए, ये उसका नेट इफेक्ट होता है अल्टीमेटली। जो इतने सारे एंट्री का नेट इफेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखेगा, क्लियर है। चलिए, अब जब मैं अंडर सब्सक्रिप्शन की बात करूं, अंडर सब्सक्रिप्शन लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन के ऊपर,
ऑन और अबव मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो मैंने 90,000 ले लिया, 90% से भी बोलता है चलो 90 ले लो, तो इशू कर लोगे। तो अब मैं अलॉट कितना कर पाऊंगा, 90 ही कर पाऊंगा। ठीक है, ध्यान दो, ऑफर 1 लाख किया, एक्चुअली 90 ही आए, लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन के ऊपर है, तो अब मैं अलॉट कितने कर पाऊंगा, 90 ही कर पाऊंगा, ऑफर ही क्योंकि 90 का आया। तो 90,000 शेयर्स ही अलॉट होंगे। तो सारे अमाउंट सिर्फ कैसे निकलेंगे, 90,000 के हिसाब से, बाकी कोई भी बदलाव नहीं, बाकी कोई डिफरेंस है ही नहीं फुल और अंडर में। फुल और अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ अमाउंट का फर्क है। फुल में फुल आता है, पूरे 1 लाख शेयर्स आप लोगे फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट्स, और अंडर सब्सक्रिप्शन में जितने एक्चुअल रिसीव हुए हैं, यहां पे जो कितने हैं 90,000, आप बस 90,000 ले लोगे, बाकी सारे एंट्री पूरे के पूरे सेम होंगे, सिर्फ अमाउंट बदलते जाएंगे। तो 90,000 इंटू 2, 1,80,000 आपका क्या होगा, एप्लीकेशन मनी। 2 लाख के जगह 1,80,000, फिर 90 इंटू 3 यानी 2,70,000, तो 2,70,000 का आपका अलॉटमेंट मनी होगा। ठीक है, सेम आएगा, सेम टू सेम हो जाएगा, पूरा सेम होगा। क्लियर है, सब कुछ सेम है, पूरे नाम सेम है, ट्रांजैक्शन सेम है, सिर्फ अमाउंट बदलेगा। क्लियर है, तो 90,000 इंटू 3 2,70,000, फिर 90,000 इंटू 5 तो आएगा 45,000 यानी 4,50,000। क्लियर है, सब सेम है। ठीक है, तो अंडर और फुल में कुछ खास फर्क नहीं है, कुछ खास एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस अमाउंट बदलना है, अमाउंट एक्चुअल शेयर्स के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको लिखना है। क्लियर है, चलिए अब आते हैं सर आपका खतरनाक जो आता है क्वेश्चन, जिसमें आप कैलसी पे अपना सर पटकते रहते हो, वो वाला आपका आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। ध्यान दो, आ जाओ। तो ऑफर आपने किया 1 लाख का, लेकिन एक्चुअल आ गया 1,20,000। अब प्रॉब्लम क्या है यहां पे कि हम अलॉटमेंट 1 लाख ही कर सकते हैं, लॉ डज नॉट अलाउ अस टू अलॉट मोर देन द ऑफर। अगर यहां 1,20,000 में अलॉट कर देता तो बात ही खत्म हो जाती, आपका सिलेबस कितना ईजी हो जाता, पर ऐसा अलाउड नहीं है। 1 ही लाख आप अलॉट कर सकते हो। अब ये 20,000 का जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसका करें क्या, पहला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, 1 लाख पहले अलॉट कर दो पूरे के पूरे, 20,000 का पैसा वापस कर दो, खत्म। दूसरा है प्रो डाटा, ठीक है, सबको देंगे लेकिन प्रपोर्शनेटली कम देंगे। क्लियर है, तो अलॉटमेंट कितना होगा, 1 ही लाख होगा। अलॉटमेंट कितना होगा, 1 ही लाख होगा। तो इसमें क्वेश्चन आता है सर, एमसीक्यू वाले ध्यान दें, न्यू सिलेबस आपको दिया रहेगा कि एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,20,000 पर ऑफर कितना किया था, 1 लाख। फिर उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम बीच में दिया रहेगा कि 10 का शेयर 12 में इशू किया है, तो बताओ सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना ट्रांसफर होगा। तो आप 1,20,000 के हिसाब से सोचोगे, अरे भाई रिसीव होगा 1,20,000 के हिसाब से, लेकिन वो अलॉटमेंट 1 लाख का ही होता है, अलॉटमेंट अल्टीमेटली 1 लाख का ही होगा। तो सारा जो शेयर कैपिटल है, सारा जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, उसका बेस 1 लाख ही रहने वाला है। ये मैं बताऊंगा जब एमसीक्यू आएंगे, तो ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। चलिए सर बोलो। तो अब देखो, ध्यान दो, एप्लीकेशन स्टेज पे बेस रहेगा 1,20,000। ध्यान दो, इसमें गलती होती है, ध्यान दो क्या होता है। एप्लीकेशन जब स्टेज होती है, अब आप 1,20,000 को रोक तो नहीं सकते, अरे भाई आने जितने हो तो आप रिसीव तो कर लोगे ना, वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। अलॉटमेंट के बाद आप जो करना है कर लो, बिफोर अलॉटमेंट बेस 1,20,000 का ही रहेगा। ये ध्यान देना, काफी लोग बेस बदलना भूल जाते हैं। तो जब पैसा आएगा 1,20,000 के हिसाब से ही आने दो, पैसा है भाई, आने दो, जेब में रखते जाओ। तो 1,20,000 इंटू 2,40,000 आपको मिल जाएंगे। एंट्री पूरी सेम है, एंट्री अब मैं समझाऊंगा नहीं, जहां एक्स्ट्रा इफेक्ट आएगा वहां मैं बताऊंगा। पैसे आ गए, बैंक टू शेयर कैपिटल आ गया, शेयर एप्लीकेशन आ गया, ठीक है। फिर अब ध्यान दो, अब क्या होगा, 1 लाख तो अलॉट करना ही है, 1 लाख तो अलॉट करना ही है ना, तो 2 लाख का तो इफेक्ट सेम ही आएगा। एप्लीकेशन मनी डेबिट द रिसीवर, शेयर्स रिसीव कर रहे हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख तो आएगा ही आएगा। प्रॉब्लम सिर्फ 40,000 का है। अब इसमें 2 इफेक्ट हैं, ठीक है, ध्यान दो, 2 इफेक्ट हैं। पहला है कि मैं रिफंड कर सकता हूं। रिफंड करूंगा तो क्या होगा बोलो, काफी क्वेश्चन में दिया भी रहता है कि कंपनी ने रिफंड कर दिया है, तो भाई आप मना नहीं कर सकते, जो क्वेश्चन में दिया करो। बोलो रिफंड करेंगे तो क्या करेंगे, जो पहली एंट्री हुई थी उसी का रिवर्सल। जब पैसे आए थे तो जो एंट्री हुई थी उसी का उल्टा हो रहा है, उसी इंसान को अब आप पैसे दे रहे हो, पहले वहां से आए थे अभी वापस जा रहे, तो ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर लो, या लॉजिक वाइज पास करनी लॉजिक वाइज पास करो। बैंक पैसे दे रहा है, रिफंड है ना, हम पैसे दे रहे हैं, बैंक हमारे ब्याह पे देगा, तो क्रेडिट द गिवर।
40,000 इस केस में। और रिसीव कौन कर रहा है? वही एप्लीकेशन वाला, शेयर एप्लीकेशन मनी। क्लियर है? अल्टीमेटली एप्लीकेशन मनी का जो अकाउंट है वो बंद हो जाना चाहिए सर। ठीक है, तो ये है। तो रिफंड हुआ तो आप इस तरह से एंट्री पास कर सकते हो। ठीक है, और अगर प्रो राटा अलॉटमेंट है, प्रो राटा बोले तो कि प्रपोर्शनेटली पैसा कम देंगे, सबको देंगे, प्रपोर्शनेटली कम देंगे। अब रेशो कैसे निकालते हैं सर? काफी बच्चों को नहीं समझ में आता, रेशो कैसे निकालेंगे? बोलो, 1,20,000 आपको मिले हैं और आपको देने कितने? 1 लाख। 1,20 आए हैं, 1 ही देने हैं, तो क्या रेशो होगा? बोलो, सिंपल, इतना मैथ्स तो पढ़ा होगा भाई। 1 2 3 4, 4 0 कट कर दो, 12:10। कॉमन डिविजिबल फैक्टर कहते हैं मैथमेटिक्स में इसको। तो 10,000 मैंने कॉमन डिविजिबल फैक्टर किया तो वो हो गया। ठीक है, तो 12 और 10 आएगा। मतलब जिसने 12 मांगे होंगे उसको मैं 10 ही दूंगा। 12:10, जो 12 मांग रहा है उसको 10 दूंगा। ऐसे रेशो में अगर मैं करते गया तो टोटालिटी में क्या होगा? 1,20 वालों को 1 ही दूंगा, अपने आप होगा वो। रेशो बस फॉलो करना है। क्लियर है? तो 12:1 आपका रेशो आएगा। इसी को 6:5 कर सकते हो, आपके मैथ्स के ऊपर है, जैसा है संभाल लेना। क्लियर है? तो ये रेशो होता है। फिर इसी में आपको कन्वर्जन आता है, बता ही देता हूं, चलो लगे हाथ, कि आपको घुमा के दिया रहेगा। एमसीक्यू ध्यान देना, या इवन फुल में भी आता ही है। तो आपको अगर दिया है कि भैया किसी ने अप्लाई किए हैं 600 शेयर, किसी ने अप्लाई किए 600 शेयर, तो आपको निकालना पड़ेगा कि भाई उसको अलॉट कितने हुए थे, आपको निकालना पड़ेगा। तो आप कैसे निकालोगे? आपको दिया है कि 600 किसी एक पर्सन ने किया है, फिर उसको उसमें रहेगा कि वो कॉल इन अरियर था, उसने नहीं दिया। पर आपको मेन पहला स्टेप क्या करना है कि उसको अलॉट कितने हुए थे वो निकालने पड़ेंगे। तो अप्लाइड को अलॉटेड में कन्वर्ट करना है। तो क्या फॉर्मूला होगा? तो अप्लाइड 600 डिवाइडेड बाय अप्लाइड का जो रेशो है 12:10 में अप्लाइड क्या है? 12, तो डिवाइडेड बाय 12। अप्लाइड को अप्लाइड से डिवाइड करो, और आपको जो निकालना है, मेरे को निकालना है अलॉटेड, तो अलॉटेड से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा बोलो? 500 आ रहा है क्या भाई? मैं भी कॉमर्स वाला ही हूं, निकालना पड़ता है 500। ठीक है, तो ऐसा आपको निकालना है। सिंपल है, रेशो प्रोपोर्शन लगाना है। जो बेस है उसको उसी बेस से डिवाइड करो और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर लो। सिमिलरली अगर आपको दिया है कि किसी को अलॉट हुआ था 1,000, फिर एप्लीकेशन मनी कितना मिला होगा ये अगर आपको देखना है, तो एप्लीकेशन मनी तो अप्लाइड पे आएगा, अलॉटेड पे थोड़ी आएगा। पहला स्टेज जो है एप्लीकेशन मनी, उसका बेस क्या होता है? अप्लाइड। तो 1,000 थोड़ी अप्लाई किए होंगे उसने, प्रो राटा अलॉटमेंट है ना, 1,000 तो अलॉट किए, अरे अप्लाई तो ज्यादा किए होंगे उसने। ये बत्ती जलनी चाहिए, ये बत्ती जलेगी तो ही आप सही कर पाओगे। क्लियर है? तो अब बेस उल्टा हो गया, अलॉटेड डिवाइडेड बाय अलॉटेड का बेस। अलॉट कितना किया है? 12 और 10 में 10, और अप्लाइड कितना है? 12। मुझे अप्लाइड निकालने हैं टोटल, तो ये आएगा 1200। तो जो भी दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस लॉजिक पकड़ना है। जो दिया है उसको उसी बेस से डिवाइड करो, जो दिया है उसको उसी उसके बेस से डिवाइड करो, और जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करो, आपको कन्वर्टेड बेस मिल जाएगा। क्लियर है? सिंपल है, ये लिख लो। भले जिनका मैथ्स थोड़ा सा मेरे जैसा है, डामाडोल है, वो लिख लें, ये एग्जाम्पल लिख लो। क्लियर है? चले बढ़े आगे, चलो। तो ये होगा रिफंड का। अब अगर मैं प्रो राटा रखूंगा तो मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, रिटेन करके कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, अगले इंस्टॉलमेंट से एडजस्ट करना पड़ेगा। बस तो करना क्या है, एक्चुअली करना क्या है? पैसा किसी को वापस तो करना नहीं है, बस एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इट्स अ ट्रांसफर एंट्री, कि मुझे एप्लीकेशन मनी बंद करना है क्योंकि वो स्टेज कंप्लीट हो गई है। अब उसको खुला रख के मैं करूंगा क्या? मुझे उसको बंद करके अब ये दिखाना है कि ये पैसा अब एडवांस है, अब ये एडवांस बन गया है। इसीलिए आप एक नाम बनाते हो, कॉल इन एडवांस। तो आपको बेसिकली करना क्या है? एप्लीकेशन मनी को बंद करके कॉल इन एडवांस में ट्रांसफर करना है। अब एप्लीकेशन मनी में क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। जब पैसे आए थे पहली एंट्री में, आपने उसको क्रेडिट किया था, तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है उसमें। अब उसको बंद करना है तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी डेबिट। जैसे आप डेबिट करोगे अकाउंट बंद हो जाएगा,
और ये कहां ट्रांसफर करना है, टू कॉल्स इन अरियर्स, सॉरी कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। तो ये एंट्री होती है। तो दो अलग अलग एंट्री आप पास कर सकते हो, एक है अलॉटमेंट की, ठीक है, अलॉटमेंट की एंट्री क्या आती है, शेयर एप्लीकेशन मनी डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ऐसे आप दो दो एंट्री पास कर सकते हो, 2 लाख रुपए इसके, 40,000 रुपए इसके, या आप कंबाइन एंट्री पास कर सकते हो जो मैंने बताई है, मैं हमेशा कंबाइन एंट्रीज बताता हूं, ठीक है। तो टोटलिटी में एप्लीकेशन मनी पूरा बंद ही करना है, एंट्री का इफेक्ट क्या है, बंद करना है, पूरा डेबिट कर दो 240। अब इसमें से वो क्या रिसीव कर रहे हैं, 2 लाख के शेयर्स, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट व्हाट गोस आउट, 2 लाख वैल्यू आएगी, 2 लाख वैल्यू आएगी, 2 रुपए के पेड अप वैल्यू के 1 लाख शेयर्स आप देंगे, और जो बचा हुआ 40,000 है उसको कहां ट्रांसफर करना है, कॉल इन एडवांस। ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा, बस एक अकाउंट बंद करना था, एक नए अकाउंट में डालना था, कुछ और इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से कंबाइन एंट्री भी पास की जा सकती है। और अगर रिफंड हुआ था 40,000 तो बस कॉल इन एडवांस की जगह बैंक अकाउंट लिख दो, सेम एंट्री रहती है। तो या तो बैंक अकाउंट आएगा, रिफंड है तो, कैरी फॉरवर्ड है तो कॉल इन एडवांस में आएगा, एंट्री का पैटर्न सेम होगा, अमाउंट भी सेम होगा। आ रहा है, समझ में आ रहा है, चलो क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, अलॉटमेंट हो गया, अब 1/20 आएगा ही नहीं, अब आगे से 1/20 तो रहे ही नहीं ना, 20 का तो आपने एडवांस समझ के आगे कर दिया या आपने रिफंड कर दिया होगा। अब जो बेस होगा वो 1 लाख होगा आगे, मतलब जब मैं अलॉटमेंट मनी मांगूंगा तो क्या 1/20 से मांगूंगा, नहीं भाई, अलॉटमेंट 1 ही लाख हुआ है, अब मैं कॉल जो अलॉटमेंट मनी है वो 1 लाख पे मांगूंगा, कॉल मनी कितने पे मांगूंगा, 1 लाख पे मांगूंगा। तो यहां से बेस विल बी 1 लाख। तो ये बेस बदलना भूलना नहीं, क्लियर है। तो बोलो अलॉटमेंट मनी में क्या होगा, फिर मैं 3 रुपए का शेयर दूंगा, 3 रुपए का शेयर दूंगा 1 लाख शेयर पे, सेम 3 लाख रुपए का एंट्री आएगा। सिर्फ अब यहां पे एक इफेक्ट क्या ध्यान रखना है कि भैया एडवांस था उनका, तो पागल नहीं है वो, जिनका एडवांस था वो डबल से पैसे नहीं देंगे, पैसे काट के देंगे, पैसे काट के देंगे। तो 40,000 उनका एडवांस था, 3 लाख आपने मांगे, तो 3 लाख में से 40,000 काट लेंगे, 2,60,000 आपको दे देंगे। आप भी करते हो ऐसे डे टू डे लाइफ में, कोई बड़ी बात तो है नहीं, रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो पहले आप शेयर देते हो, शेयर देते वक्त सेम एंट्री होगी, सेम अमाउंट आएगा, कोई बदलाव नहीं, क्योंकि अब बेस 1 लाख का हो गया, अब बेस 1 लाख का हो गया, 1/20 अब रहा नहीं है, तो एंट्री भी सेम आएगी और आपका अमाउंट भी सेम आएगा। अब सिर्फ जब पैसे रिसीव होंगे तो आपको क्लिक होना चाहिए कि यार इनका कुछ एडवांस आया हुआ है, इनका कुछ एडवांस आया हुआ है, तो पैसा काट के आएगा, 40,000 माइनस करके बचा हुआ 2,60,000 आएगा। तो पहले रिसीव कर लो, बैंक डेबिट 260 और क्रेडिट द गिवर अलॉटमेंट मनी का आएगा 260। लेकिन अब देखो अकाउंट बंद नहीं होगा, अकाउंट भी तो बंद करना है ना, एक्चुअल तो उन्होंने 3 लाख ही दे दिया, 40 आप ही को बुक में एडजस्ट करने पड़ेंगे ना, वो दे 260 रहे हैं, पर उनके मन में क्या है कि हमारा पूरा पैसा हमने पे कर दिया है, 40 पहले दिया था, 260 अब भी दिया, अकाउंट बंद, बुक्स में तो हुआ ही नहीं। डेबिट किया 3 लाख, क्रेडिट किया 260, अकाउंट बंद ही नहीं हुआ। तो एक और एंट्री पास करो, कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हो, आपको सब पता ही है, अकाउंट्स वाले आप बोलो। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, ये भी आप इस एंट्री का इंटेंशन क्या है कि दो अलग अलग अकाउंट उल्टे बैलेंस में पड़े हैं, बंद कैसे होंगे, बंद करने पड़ेंगे। एक है कॉल इन एडवांस जिसमें क्रेडिट पड़ा है, और एक है शेयर अलॉटमेंट मनी जिसमें डेबिट पड़ा है। तो उल्टा इफेक्ट दे दो, क्रेडिट वाले को डेबिट कर दो तो बंद हो जाएगा, और डेबिट वाले को क्रेडिट कर दो बंद हो जाएगा। कॉल इन एडवांस में क्रेडिट था, सर आपको कैसे पता, यहां क्रेडिट किया था ना, क्रेडिट करोगे लेजर बनाओगे तो क्रेडिट बैलेंस ही आएगा, इसको डेबिट करो, क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट का उल्टा डेबिट होता है, मैं क्या करूं, क्रेडिट का उल्टा डेबिट ही होता है ना, बंद होगा तो बंद करना है, तो हमने इसको डेबिट किया, 40,000 से अकाउंट बंद हो गया। और फिर सिमिलरली जो ये वाला इफेक्ट है, इन दोनों का अगर आप इफेक्ट देखोगे, अलॉटमेंट का अकाउंट बनाओगे तो आपने डेबिट किया 3 लाख, लेकिन आपने क्रेडिट किया 260। यहां पे जब मैं बैलेंस निकालूंगा तो मेरा बैलेंस डेबिट आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा। आई होप आपको लेजर अकाउंटिंग आती है, मैंने बताई भी है। तो 40 दिखेगा क्रेडिट, लेकिन ज्यादा क्या है, डेबिट ज्यादा है, तो डेबिट बैलेंस इसको आप कहोगे। अब इसको बंद कैसे करूंगा, क्रेडिट करके, तो शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट कर दूंगा 40,000 से, तो अकाउंट बंद हो जाएगा। क्लियर है। तो ये पूरी एडजस्टमेंट एंट्री है, हो कुछ नहीं रहा, कोई इमेजिनेशन नहीं करवा पाऊंगा मैं, अकाउंट को बंद करना है, एडजस्टमेंट एंट्री है। क्लियर है। चलिए सर, अब देखो सब खत्म,
एडवांस भी खत्म कर दिया भाई, अब तो पूरा नॉर्मल हो गया। कुछ कैरी फॉरवर्ड करना था, चलो उतना पैसा बाद में कम आएगा तो हमको एडजस्ट करना है, ठीक है उतना, ठीक है अब तो पूरा ही हो गया। अब तो इसमें और बाकी सब में कोई फर्क ही नहीं रह गया। 5 लाख का ही बेस आएगा, 5 रुपए इंटू 1 लाख, पहले शेयर्स देंगे, पैसे मांगेंगे और फिर बाद में पैसा मिल जाएगा, तो सेम आएगा पूरा। कॉल टू शेयर कैपिटल, आपने 5 लाख के पेड अप वैल्यू के शेयर्स दे दिए और पूरा 5 लाख आपको मिल जाएगा। बैंक टू शेयर कॉल मनी, क्लियर है? तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा, ठीक है, ये इसका नेट इफेक्ट है, ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या होगा, 90,000 इंटू 10 तो 9 लाख आएगा। और इसमें भी देखो आपने अलॉट तो 1 ही लाख किया, किसी का एक्स्ट्रा था तो वो तो बाद में एडजस्ट कर लिया ना, टोटल तो उतना ही रहेगा, किसी का ज्यादा पैसा जेब में थोड़ी रख सकते, तो इसका भी इफेक्ट यही आएगा। 10 लाख का ही बैंक में पैसा होगा नेट नेट, और कैपिटल भी 10 लाख का ही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये था सर आपका पूरा इशू ऑफ शेयर्स, ये था आपका पूरा इशू ऑफ शेयर्स, क्लियर है? आई होप सो, ठीक है, सब कुछ बता दिया सर मैंने आपको, कुछ भी छुपाया नहीं आपसे, सारे लॉजिक, सारे अकाउंट्स, क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट, सब जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, रिफंड भी कर सकते हैं, और पूरा जो रेशो होता है अलॉटमेंट टू अप्लाई रेशो वो भी बता दिया। क्वेश्चंस में और डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको इशू ऑफ शेयर्स बता दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये हो गया शेयर कैपिटल, ये हो गया, फिर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल हो गया, फिर टाइप्स ऑफ शेयर्स हो गया। अब मैं ये भी बता दूंगा जब टाइम मिलेगा, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इजी है, आप पढ़ सकते हो, बता दूंगा, चलो जैसे टाइम मिलेगा। इक्विटी पढ़ लिया, ये डिफरेंशियल भी, मैं थेरी सब बाद में बताऊंगा अलग से, अभी मेरा फोकस है जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री और जर्नल एंट्री बेस्ड जो थेरी है वो पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर इशू ऑफ शेयर्स है, ये आप पढ़ लेना कि आप इशू ये कर रहे हो तो सेबी और कंपनी से आप पे अप्लाई होता है, फिर पूरा जो मैंने आपको बताया प्रोस्पेक्ट इशू होता है, पैसा आता है, सब ये होता है। फिर कंपनी लॉ, यानी कंपनी लॉ के जो प्रोविजंस हैं जो मैंने बताया, बोर्ड के पास पावर होता है, ठीक है, अलॉटमेंट कर नहीं सकते जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलता नहीं है। 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू आपको मिनिमम एप्लीकेशन मनी करना है 30 डेज में, नहीं तो रिफंड करना है। अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी नहीं मिला तो कैंसिल, रिफंड, तो वो है 30 डेज में आपको रिफंड करना है। और 30 डेज में आप रिफंड नहीं कर पाए, ठीक है, सॉरी, एप्लीकेशन 30 डेज में नहीं मिला तो 15 दिन में रिफंड करना है। 15 दिन कहां से, क्लोजर ऑफ इशू से 15 दिन में आपको रिफंड करना है। अगर 15 दिन में आप नहीं कर पाए तो उसके बाद आपको 15% पर एनम इंटरेस्ट मिला के रीपे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर सेबी में पढ़ा अपन ने कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, 90%, एप्लीकेशन मनी कितना है, 25% ऑफ इशू प्राइस, इसमें भी सेम 15 दिन में आपको रिफंड करना है, नहीं कर पाए तो 15% इंटरेस्ट। पूरा कॉल जो है वो 12 महीने में मंगाना है, मैंने बता दिया, सेबी गाइडलाइंस पे लिखा हुआ है। अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में मंगा रहे हो तो सारे इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट करने के 12 महीने के अंदर आपको मंगा लेना है, और जो नहीं दे रहा है फिर उसके शेयर्स आप फॉरफिट कर सकते हो। जो नहीं दे रहा है 12 महीने के अंदर, आपने कॉल कर लिया, उन्होंने अलॉटमेंट के 12 महीने के अंदर पैसा नहीं आया, कुछ और भी बाकी है, फॉलोअप कर लिया फिर भी नहीं आ रहा, तो आप उसके बाद फ्री हो, आप उसको फॉरफिट कर सकते हो, क्लियर है। और फिर एक और आता है कि यार एलओटी 1000 से कम नहीं होने चाहिए, ये सेबी गाइडलाइन का है, बहुत रेयर है कि आएगा, बट मैंने दे दिया है, ठीक है, कि मिनिमम एलओटी का भी क्लॉज होता है आईपीओ में, सेबी गाइडलाइंस में, आईसीडीआर में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो उसमें 1000 एलओटी कम से कम होनी चाहिए, तभी आप अलॉटमेंट दे सकते हो। फिर जो मैंने अभी पूरा पढ़ा है, यही पढ़ा है पूरा, जर्नल एंट्री, ठीक है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, कंबाइन एंट्री भी दी है, आप अलग अलग भी पास कर सकते हो, सब चलता है सर, अकाउंट्स है, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट, कॉल ड्यू, कॉल रिसीव, ठीक है, ये भी असबा फसबा सब बाद में बताऊंगा मैं। फिर मैंने ये भी बता दिया, फुल सब्सक्रिप्शन जितना ऑफर किया उतना ही आया, फुल कम आया, अंडर में आपको चेक करना है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितना आना चाहिए। यहीं पे आपको अंडर राइटर का भी ऑब्लिगेशन आप निकाल सकते हो, मैं बाद में अंडर राइटिंग में बताऊंगा। ओवर में मैंने बता दिया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या प्रोराटा, रिफंड की एंट्री, ठीक है, और कॉल इन एडवांस की एंट्री, ठीक है, यही मैंने आपको बताई थी अभी। फिर अब हम आगे बढ़ेंगे, कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जिनको लिखना है चलो लिख लो, मैं स्क्रीन दे देता हूँ, फुल स्क्रीन दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जो भी करना है कर लो, एक आध मिनट में आपको स्क्रीन दे ही देता हूँ, ठीक है।
इसका मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, पर जिनको नोट करना है अभी आप कर सकते हो। जिनको नोट करना है कर लें फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फुल स्क्रीन कर लो मोबाइल पे या उस पे और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आप सब लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉल इन अरियर कॉल इन एडवांस से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉल इन अरियर, ठीक है, कॉल इन अरियर कॉल इन एडवांस, ठीक है। काफी बच्चों को ये नहीं समझ में आता है तो सारे बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है, जिनको भी ये नहीं समझ में आता है। अब हमने नॉर्मल नॉर्मल सब पढ़ लिया, ठीक है। अब मैंने आपको कॉल इन एडवांस भी बता दिया बातों बातों में, तो पहले वो पढ़ लेते हैं। अब कॉल इन एडवांस का वैसे मतलब क्या है? वैसे कॉल इन एडवांस का क्या मतलब है कि अगर कोई इंसान, कोई शेयर होल्डर आगे के पैसे दे दे, मतलब आपने अगर अलॉटमेंट के पैसे मांगे हैं तो अलॉटमेंट के तो वो दे ही रहा है, साथ साथ में आने वाले सारे कॉल्स का भी अगर उसने पैसे उसी वक्त दे दिया, फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स का पैसा अगर कोई दे रहा है आपको, तो उसको भी कॉल इन एडवांस ही कहते हैं, ठीक है। प्रो डाटा के वजह से आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, वो भी कॉल इन एडवांस है। फिर अगर अलॉटमेंट पे आपने अलॉटमेंट मनी मांगा, लेकिन अलॉटमेंट के साथ साथ कॉल का भी पैसा अगर किसी ने दे दिया, तो कॉल से रिलेटेड जो पैसा होगा उसको उस वक्त आप क्या अकाउंट करोगे? कॉल इन एडवांस। अलॉटमेंट का अलॉटमेंट में दे दिया, वो तो आप नॉक ऑफ कर दोगे, लेकिन फ्यूचर कॉल के अगेंस्ट जब भी आपको पैसा मिलता है तो आप उसको क्या दिखाते हो? कॉल इन एडवांस। क्लियर है? तो ध्यान दो, शेयर होल्डर्स में पे, ठीक है, ऐसा कहीं मना नहीं है कि आगे का पे नहीं कर सकते, तो किसी ने दे दिया तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो शेयर होल्डर्स में पे द अमाउंट विच इज येट टू बी कॉल्ड अप, ठीक है, जो कॉल किया ही नहीं है क्योंकि वो फ्यूचर में कॉल करेंगे, अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट होता है। तो अनकॉल्ड कैपिटल का आगे का पैसा अगर पहले किसी ने दे दिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसका बुक्स में क्या दिखाओगे? कॉल इन एडवांस। सच अमाउंट इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एडवांस अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, ठीक है, कंपनीज एक्ट का दिया हुआ है। कंपनीज एक्ट का टेबल एफ जो है उसमें इंटरेस्ट रेट प्रिस्क्राइब्ड है कि कितना रेट, अगर कोई टेबल एफ यानी जो भी टेबल्स होते हैं आपको पता ही है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और एमओए के सारे टेबल्स होते हैं, तो अगर आप वो अडॉप्ट कर रहे हो, अगर आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है, वॉलेंटरीली आप उसको एज इट इज अडॉप्ट कर सकते हो। तो अगर आप किसी ने टेबल एफ अडॉप्ट किया है तो उसमें क्या प्रोविजन है वो दिया हुआ है। इंटरेस्ट मैक्सिमम एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, 12% पर एनम से आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप कॉल इन एडवांस एक्सेप्ट कर रहे हो, किसी का पैसा एडवांस में एक्सेप्ट कर रहे हो, तो यू शुड बी अवेयर कि उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम रेट है 12% पर एनम इज टू बी पेड ऑन सच एडवांस कॉल मनी, ठीक है। अब ये दिखेगा कहां? अगर 31 मार्च पे आपके पास कुछ कॉल इन एडवांस है, 31 मार्च पे अगर कोई कॉल इन एडवांस आपके पास पड़ा है, तो बैलेंस शीट में आप उसको कहां प्रेजेंट करोगे? तो वो दिया हुआ है, बैलेंस इन कॉल इन एडवांस इज शोन एज अ सेपरेट आइटम। सेपरेट आइटम दिखाते हैं ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ कोर्स on the company's balance sheet under the head share capital and is not added to the amount of paid up capital. paid up capital सबसे आखिरी आइटम आता है, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल से आप स्टार्ट करते हो, फिर कॉल्ड अप, इशू, सब्सक्राइब, इशूड, कॉल्ड अप, जो भी आप पूरा लिखते हो, फिर उसमें अगर अरियर्स हैं तो आप अरियर्स माइनस करते हो कॉल्ड अप में से, और फिर आपका आता है पेड अप कैपिटल। यहां कैपिटल खत्म हो जाता है और इसके नीचे अलग से आप क्या दिखाते हो? कॉल इन एडवांस। अलग से आप क्या दिखाते हो? कॉल इन एडवांस, ठीक है, अलग से दिखाना है, सेपरेटली आपको दिखाना है, लेकिन अंडर द हेड शेयर कैपिटल दिखाना है, क्योंकि आगे चल के वो भी किस में कन्वर्ट होगा? शेयर कैपिटल में ही कन्वर्ट होगा, और किसी आइटम के साथ उसका कोई लेना देना है भी नहीं, ठीक है। बट शेयर कैपिटल में क्या आता है? जो आपने कॉल किया है, कॉल जो किया है ना, वही कॉल्ड अप में आता है। ये तो कॉल किया ही नहीं है, इसीलिए आप उसमें ऐड नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये ध्यान देना,
एमसीक्यू में ये भी आता है। अब आते हैं सर जर्नल एंट्री, ध्यान दो, ये हम पढ़ चुके हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये सेपरेट एंट्री दी है, बट आपको पैसे तो कोई ना कोई स्टेज पे मिलेंगे। एक कॉल इन एडवांस कब आता है? प्रो राटा में। प्रो राटा अलॉटमेंट करोगे तो कुछ अमाउंट आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, तो वो मैं आपको बता चुका हूं। अब इसमें अगर अलॉटमेंट के वक्त आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, अलॉटमेंट के अगेंस्ट पैसा एक्स्ट्रा मिल गया, कुछ पैसा उन्होंने कॉल मनी के अगेंस्ट किसने दे दिया, तो क्या होगा? तो एंट्री क्या होती है? रिसिप्ट के वक्त ही एंट्री होगी ना। अलॉटमेंट भले अलॉटमेंट मनी का पैसा आ रहा होगा, पर रिसिप्ट के वक्त ही उसमें अमाउंट इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा हमेशा डेबिट होगा क्योंकि पैसा आ रहा है। और जितना अमाउंट कॉल इन एडवांस का है, उतना अमाउंट आपको कॉल्स इन एडवांस में डालना है, ठीक है। अगर सपोज 5 लाख अलॉटमेंट का पैसा है और 50,000 किसी पर्सन ने आगे का पैसा दे दिया है, तो आपको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा? 5,50,000 मिलेगा। बैंक में तो 5,50,000 आएगा ना, इसके अगेंस्ट 5 लाख रुपीस अलॉटमेंट का है, तो आप क्रेडिट किसको करोगे? अलॉटमेंट को, ठीक है। तो अलॉटमेंट को आप क्रेडिट कर दोगे, जितना अलॉटमेंट का होगा, सपोज 5 लाख है तो वो 5 लाख अलॉटमेंट में जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा 50,000 है वो कहां क्रेडिट होगा? कॉल इन एडवांस। क्लियर है? तो कंबाइन एंट्री होती है नॉर्मली, सेपरेट एंट्री बहुत रेयरली होती है, कंबाइन एंट्रीज होती है। अलॉटमेंट के वक्त नॉर्मली फर्स्ट या सेकंड कॉल का आपको पैसा मिला होगा। क्लियर है? तो ऐसा है। फिर जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी, एक्चुअल वो इंस्टॉलमेंट आएगी जिसके अगेंस्ट आपको एडवांस मिला है, तो उसमें रिसीट की एंट्री पास करते वक्त ड्यू तो होगा ही होगा, शेयर्स तो उसको देंगे ही देंगे। जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, सपोज किसी ने अलॉटमेंट में कॉल का पैसा दिया, तो कॉल जब आप ड्यू करोगे तो कॉल के शेयर तो दोगे ना, शेयर दे देंगे। पर जब पैसे रिसीव करने की बारी आएगी तो आपको पता होगा कि ये पैसा नहीं आएगा क्योंकि इसका एडवांस में ऑलरेडी अपन को मिल चुका है। तो रिसीट की एंट्री जब होगी, एक्चुअल रिसीट की एंट्री होगी जब कॉल मनी की, तब आपको ध्यान से उसको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो एंट्री कैसे होती है? कॉल इन एडवांस डेबिट होगा, सेम एडजस्टमेंट एंट्री है। क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट है, उसको बंद करना है। क्रेडिट वाले को बंद कैसे करेंगे? डेबिट करके। और दूसरा इफेक्ट कहां आएगा? जो पर्टिकुलर कॉल है, अलॉटमेंट मनी है तो अलॉटमेंट मनी, क्योंकि उतना पैसा कम आएगा, पैसा कम आएगा तो अकाउंट बंद नहीं होगा, जो मैंने आपको बता दिया था। देखो ध्यान दो, दिख रहा है इसमें? देखो कॉल इन एडवांस में डेबिट क्या हुआ है? एप्लीकेशन मनी। अगर हम कॉल इन एडवांस से एडजस्ट नहीं करते तो एप्लीकेशन मनी बंद ही नहीं होता। सिमिलरली अगर कॉल मनी के अगेंस्ट है तो फिर कॉल मनी आएगा। तो जो भी पर्टिकुलर कॉल है जिसका ये पैसा कॉल इन एडवांस में आया था, उसका अकाउंट यहां पे आएगा। क्लियर है? ऐसा है। तो बेसिकली दोनों अकाउंट बंद करने हैं हमको, पैसा वैसा कुछ आ नहीं रहा, पैसा ऑलरेडी आ चुका था। और कॉल मनी में जब वो है उतना पैसा कम आएगा तो कॉल मनी भी बंद करना पड़ेगा। तो यहां कॉल मनी आप क्रेडिट करके उसको बंद कर सकते हो। अब इस पे इंटरेस्ट भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। अब ये इंटरेस्ट क्या है? हम पे कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा मिला है, हमको मिला है, हम यूज कर रहे हैं, तो ब्याज हमको देना पड़ेगा। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर होगा। और इंटरेस्ट अगर एक्सपेंडिचर है तो डेबिट होता है, पहले अक्रू होगा फिर पे होगा, पहले अक्रूव होगा फिर पे होगा। नॉर्मल इंटरेस्ट की एंट्री जैसे आप पास करते हो। तो इंटरेस्ट डेबिट होगा, क्यों सर? खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और बेनिफिट कौन दे रहा है? जो भी शेयर होल्डर है, जो भी शेयर होल्डर है। कॉल इन एडवांस में भी डाल सकते हो, उसका अमाउंट बढ़ा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। वो भी उसी इंसान को रिप्रेजेंट करता है। कॉल इन एडवांस भी उसी इंसान को रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ शेयर होल्डर लिखोगे तो भी वो उसी इंसान को रिप्रेजेंट करता है। और अल्टीमेटली पे ऑफ होके बंद ही होना है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने शेयर होल्डर लिख दिया है, आप यहां कॉल इन एडवांस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस ये नॉमिनल अकाउंट है टू शेयर होल्डर या कॉल इन एडवांस जो भी है, ठीक है। और फिर आप पे कर दो। डेबिट द रिसीवर, सेम जो भी नाम से आपने लाइबिलिटी पिछले एंट्री में बनाई है उसी को डेबिट करो। डेबिट द रिसीवर, पैसा रिसीव कर रहा है और आप बैंक से पे कर रहे हो। क्रेडिट द गिवर, आपके बेहाफ पे बैंक पे कर रहा है, तो पेमेंट की एंट्री ये होगी, शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक या कॉल इन एडवांस डेबिट टू बैंक। क्लियर है? ऐसा है, आए ख्याल में? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब है प्रैक्टिकल, जब देखेंगे इसके कैलकुलेशन भी मैं बताऊंगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कैलकुलेशन तो बताई नहीं सर ने। वो बेटा क्वेश्चन में आएंगे ना, उसमें पूरा डेट्स वेट्स लेनी पड़ेगी, तो अभी फालतू
इतना ज़्यादा उसमें नहीं बता पाऊंगा, क्वेश्चंस में मैं आपको फटाफट बता दूंगा। अब आते हैं कॉल इन अरियर्स। ठीक है, कॉल इन अरियर क्या है कि मांगने के बाद भी जो पैसे नहीं मिले, मांगते कब कब है अपन, अलॉटमेंट और कॉल। एप्लीकेशन तो मांगते ही नहीं है, वो तो ड्यू होती नहीं है, पहले मिलती है बाद में शेयर्स देते हैं, तो उसमें तो अरियर आ ही नहीं सकते। एप्लीकेशन मनी में अरियर तो आ ही नहीं सकते क्योंकि पहले पैसे मिलते हैं उसमें, तो अरियर कैसे होंगे। तो अरियर कहां हो सकते हैं, अलॉटमेंट और कॉल। तो अलॉटमेंट में जब हम मांगेंगे, शेयर देंगे और पैसे मांगेंगे, तो उसमें हो सकता है पैसे कम मिले, उसमें हो सकता है पैसे कम मिले, तो वहां पे आएगा कॉल इन अरियर। क्लियर है। तो जो पैसा नहीं मिला वो हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, कॉल इन अरियर में, क्योंकि हमको अलॉटमेंट का मनी बंद करना है। जो स्टेज में आप हो वो स्टेज का अकाउंट आपको बंद करना होता है, उसमें आप पैसे रख नहीं सकते, उसमें बैलेंस नहीं रख सकते, इसीलिए तो अरियर और एडवांस बनता है ना, इसीलिए तो अरियर एडवांस बनता है। अगर आप उसी में रख सकते थे बैलेंस, तो भाई अरियर एडवांस का अकाउंट बनता ही क्यों। क्लियर है। तो वो स्टेज का जो अकाउंट है वो हमको बंद करना होता है। तो अगर मैं यहां आपको एग्जाम्पल दूं, यहां मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे ये है शेयर कॉल, आपने मांगा 5 लाख रुपए, 5 लाख के शेयर दिए, 5 लाख ड्यू हो गया, डेबिट द रिसीवर, अब उनसे हमको पैसा मिलना बाकी है। अब अगर ये स्टेज पे 5 लाख पूरे ना आते, एक आध शेयर होल्डर ने फॉर एग्जाम्पल नहीं दिए, उसका अमाउंट था 50,000, एक्चुअली आपको सिर्फ 4.5 लाख ही मिला, एग्जाम्पल। ठीक है, तो बोलो क्या होगा, यही एंट्री पास होगी, लेकिन अमाउंट क्या होंगे, यहां पे अमाउंट आएगा 4.5 लाख और यहां भी अमाउंट आएगा 4.5 लाख। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होगी इससे, आपने शेयर कॉल को डेबिट किया है 5 लाख से और शेयर कॉल को क्रेडिट किया है 4.5 लाख से, तो अकाउंट बंद ही नहीं होगा, उसमें अभी भी मिलना बाकी दिखेगा, डेबिट बैलेंस दिखेगा 50,000 का, 50,000 का डेबिट बैलेंस उसमें अभी भी दिखेगा। अब स्टेज तो कंप्लीट हो गई, अब हम उनसे फॉलोअप करते रहेंगे, अरियर वाले से फॉलोअप करते रहेंगे, पर ये स्टेज का अकाउंट तो बंद करना पड़ेगा ना। तो कॉल में अभी डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, डेबिट 5 लाख है क्रेडिट 4.5 लाख है, तो 50,000 का डेबिट बैलेंस उसमें अभी होगा, उसको बंद करना है। डेबिट वाले को बंद करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो टू कॉल, सॉरी क्या लिखा है, हाँ टू कॉल मनी, कॉल मनी को क्रेडिट करेंगे ताकि वो अकाउंट बंद हो जाए। 50,000 से जैसे ही मैंने इसको क्रेडिट किया तो क्या होगा, कॉल मनी बंद हो जाएगा। और ये अब हमको अलग से दिखाना है, कॉल इन एडवांस, ये हमारा एसेट है, इससे पैसा मिलना बाकी है, इसको हमने शेयर दे दिया है, इस नालायक को हमने शेयर दे दिया है, पर इसने हमको पैसा नहीं दिया है, बरोबर। तो ये हमारे बुक्स में एसेट दिखेगा, एसेट मतलब रिसीवेबल है, प्रेजेंट लाइबिलिटी साइड ही होता है माइनस साइन में, जो अपन ने पढ़ा था। कॉल्ड अप दिखेगा, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल से माइनस साइन में आएगा, माइनस साइन में इसलिए आता है क्योंकि डेबिट बैलेंस है और आप लाइबिलिटी साइड दिखा रहे हो, उल्टे साइड दिखा रहे हो, तो नेगेटिव साइन में आएगा। इसीलिए क्योंकि ये शेयर कैपिटल से रिलेटेड है इसलिए उसी साइड दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड ही दिखाते हैं, लेकिन हम इसको माइनस करते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारा एसेट है, इससे पैसा मिलना बाकी है। ठीक है, रिसीवेबल है, तो ये एंट्री पास होती है। अब बस क्या होगा, कॉल मनी का था तो कॉल मनी, अलॉटमेंट के अगेंस्ट आपने मांगा था नहीं मिला तो अलॉटमेंट मनी आ जाएगा, तो जो पर्टिकुलर कॉल वाला नाम था वो पर्टिकुलर कॉल आएगा, पर्टिकुलर कॉल। अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर अकाउंट होगा। ठीक है, तो यही देखो पूरा वो एंट्री है, कॉल इन अरियर डेबिट, और अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट क्रेडिट कर दो ताकि अकाउंट बंद हो जाए, कॉल मनी है तो कॉल मनी कर दो, जो भी रिस्पेक्टिव अकाउंट होगा जिसका पैसा नहीं मिला है वो क्रेडिट करके वो अकाउंट बंद कर दो। क्लियर है। तो जो भी शेयर होल्डर पैसा देना भूल गया, पैसा नहीं दे पाया, वो हम कॉल इन अरियर या अनपेड कॉल्स में डालेंगे। अब ये कहां रिप्रेजेंट होता है, एज अ डिडक्शन, माइनस साइन में लाइबिलिटी साइड में प्रेजेंट होता है, आप कॉल्ड अप कैपिटल में से माइनस करते हो टू अराइव एट द पेड अप शेयर कैपिटल, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अब इस पे भी इंटरेस्ट होता है, पैसा मांगने के बाद भी नहीं मिला, हमने उसको शेयर दे दिए हैं, हमने उसको शेयर दे दिए हैं और हमको पैसा ही नहीं दिया उसने, तो अब हम इंटरेस्ट उसको चार्ज करेंगे, अब हम उसको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मतलब इंटरेस्ट अब हमारी इनकम है। और सेम टेबल एफ कितना रेट बताता है, टेबल एफ 10% मैक्सिमम पर एनम का रेट बताता है, जितना भी कॉल इन अरियर का अमाउंट है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी बोलो, तो इंटरेस्ट अब हमारे लिए क्या है, इनकम है, इनकम है तो क्या होगा, क्रेडिट, इंटरेस्ट क्या है, इनकम है तो क्रेडिट होगा। और अब बेनिफिट कौन ले रहा है, नॉर्मली इंटरेस्ट क्यों मिलता है, क्योंकि हमारा पैसा कोई और यूज कर रहा है,
तो हमारा पैसा अब कौन यूज कर रहा है? शेयर होल्डर। सेम शेयर होल्डर नाम दो, कॉल इन अरियर्स नाम दो, जो भी नाम दो, टेम्पररी नाम आपको देना होगा। तो शेयर होल्डर डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स, ठीक है। फिर जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा बैंक में, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट द गिवर कौन है? शेयर होल्डर। इसी का उल्टा कॉल इन एडवांस में था। क्लियर है? चलिए, तो सिंपल है, कुछ खास इसमें है नहीं। अगर आपको अक्रूवल के एंट्री आते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अक्रूवल के एंट्रीज आपको आते हैं, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर आपका बेसिक में ही प्रॉब्लम है, अक्रूवल के एंट्री ही आपको समझ में नहीं आते, या इंटरेस्ट क्यों लेन देन होता है, बेनिफिट क्या होता है, अब ये भी आपको नहीं आता, तो थोड़ा आपको दिक्कत होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर जो मेरे से पढ़े हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आपको सब लॉजिक्स ऑलरेडी बताए हुए हैं, फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका भी मैं क्वेश्चन में बताऊंगा कब से कब तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, ड्यू पीरियड कैसे इसमें निकालते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अरियर्स का बताऊंगा मैं और एक एडवांस का बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें सब आपको वर्किंग टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन कैसे होती है, दोनों चीजें वहां पे समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? चलिए, तो प्रेजेंटेशन बता दी, एंट्री बता दी, इंटरेस्ट की भी एंट्री और पेमेंट का बता दिया, मीनिंग भी बता दिया। ठीक है, बस कैलकुलेशन रह गई है, वो हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो ये था कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। क्लियर है? फिर डिविडेंड है, इस पे भी एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, डिविडेंड क्या है? अर्निंग का एक पार्ट जो आप शेयर होल्डर्स को एक्चुअली कैश में पे करते हो। पे आउट रेशो भी इसको कहते हैं। पे आउट, कमाई का कितना हिस्सा आप बांटते हो, तो उस प्रपोर्शन को भी पे आउट रेशो कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये कोई खर्चा वर्चा नहीं है, कमाई को बांटा जा रहा है, और कमाई का जब को आप बांटोगे ओनर्स में, उसको कहते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ये कमाई करने के लिए, कमाई के लिए खर्चा नहीं है, ये कमाई होने के बाद हम बांट रहे हैं, तो इसका डिडक्शन नहीं मिलता, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स में आता है। अब ये काय पे होगा? ये पेड अप शेयर कैपिटल पे होता है। कुछ बोलेंगे सर प्रॉफिट से आप देते हो, अरे प्रॉफिट में से देते हैं, पर बेस क्या होता है? डिविडेंड अगर मैं 10% बोलूं तो 10% किसका? प्रॉफिट का 10% नहीं होता भैया, शेयर कैपिटल का। लागत पे दूंगा ना, लागत क्या है शेयर्स की? पेड अप शेयर कैपिटल। कितना पैसा उनका आप यूज कर रहे हो? पेड अप शेयर कैपिटल। तो पेड अप शेयर कैपिटल का परसेंटेज वो होता है जो भी डिविडेंड का परसेंटेज आप पढ़ते हो। 10% अगर किसी ने डिविडेंड बांटा है तो 10% काय का बांटा है? पेड अप शेयर कैपिटल। क्लियर है? तो इट इज पेड ऑन पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, और ये फिक्स नहीं होता, इक्विटी का फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो डिविडेंड पॉलिसी क्या है, उसके हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। बोर्ड ये पॉलिसी बनाता है और बोर्ड रिकमेंड करता है कि कितना डिविडेंड इक्विटी वालों को दिया जाए। क्लियर है? अब है डिस्काउंट और प्रीमियम। ठीक है, फटाफट पढ़ लेते हैं। डिस्काउंट मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 53 प्रोहिबिट करता है कि अब कोई भी डिस्काउंट पे शेयर आप इशू नहीं कर सकते, फेस वैल्यू से कम में आप इशू नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्शन सिर्फ एक ही है, इशू ऑफ स्वेड इक्विटी शेयर्स। क्लियर है? अब है प्रीमियम। अगर आप फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू कर रहे हो तो फेस वैल्यू के ऊपर का जो अमाउंट है, अप टू फेस वैल्यू तो आप शेयर कैपिटल में दिखाओगे, अबाउ फेस वैल्यू जो भी अमाउंट कैलकुलेट होगा, जो आप रिसीव करोगे, उसको आप क्या दिखाओगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो वो दिया है। अगर आप शेयर्स हायर प्राइस पे इशू कर रहे हो देन फेस वैल्यू, तो उसको आप प्रीमियम कहोगे, और ये बहुत कॉमन है। ब्लू चिप कंपनी, जो भी प्रॉफिटेबल कंपनीज है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो आराम से बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे बेचते हैं। ठीक है, तो ये कोई ऐसा हाइपोथेटिकल नहीं है, रियल लाइफ में हो रहा है। ठीक है, तो प्रीमियम का ये जो अमाउंट है, ये कब आएगा, ये कौन से स्टेज पे मंगवाना चाहिए, इसका कोई रूल नहीं है। कंपनी डिसाइड करेगी कि वो फेस वैल्यू के अबव वाला जो अमाउंट है वो एप्लीकेशन के साथ मंगाना है, कि अलॉटमेंट के साथ मंगाना है, कि कॉल के साथ मंगाना है। नॉर्मली अलॉटमेंट के साथ वो पैसा मंगाया जाता है। अलॉटमेंट मनी का क्या सिग्निफिकेंस है कि अलॉटमेंट के बाद, इमीडिएट बाद आप क्या मांगते हो? अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट के पहले तो अलॉटमेंट ही नहीं हुआ, तो प्रीमियम का पैसा मंगाना सही नहीं होता है। और फिर लेट क्यों करें? पैसा तो जितना जल्दी आए उतना अच्छा है। तो अलॉटमेंट के बाद तुरंत जो कॉल आप करते हो वो होता है अलॉटमेंट मनी। इसलिए नॉर्मली कंपनीज क्या करती है? अलॉटमेंट मनी में प्रीमियम मिला के मंगवाती हैं। ठीक है, तो ये सब दिया हुआ है कि बहुत रेयर होता है कि एप्लीकेशन के साथ कोई मंगाए, या बहुत रेयर है कि कोई कॉल मनी के साथ मंगाए। नॉर्मली अलॉटमेंट मनी के साथ आप प्रीमियम कॉल करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वही दिया है, प्रीमियम पे इशू करोगे तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट कहां जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम।
और ये कहां दिखेगा? शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखेगा, शेयर होल्डर्स फंड में दिखता है। शेयर होल्डर्स फंड में पहला आइटम आता है शेयर कैपिटल, जहां फेस वैल्यू आप दिखाते हो, और जो ऊपर का पार्ट है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में अलग से आप अकाउंट खोलोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम उसमें आप दिखाओगे। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड में रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप इसको दिखाओगे, और ये प्रॉफिट है लेकिन कैपिटल नेचर का प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट है, पर ये वो रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, ये रोज रोज का प्रॉफिट नहीं है, ये सेल परचेज का प्रॉफिट नहीं है, इससे डिविडेंड विविडेंड नहीं बढ़ सकते, तो ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। और लॉ बताता है कि इसको आप कहां कहां यूज कर सकते हो। सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट बताता है कि एग्जैक्टली ये प्रीमियम को कहां कहां यूटिलाइज कर सकते हैं। तो 5 जगह पे आप यूटिलाइज कर सकते हो। नंबर 1, अनइशूड सिक्योरिटीज को अगर आप बोनस शेयर की तरह देना चाहते हो, फुल्ली पेड अप शेयर्स, फुल्ली पेड अप शेयर्स आप एज अ बोनस शेयर आप देना चाहते हो। बोनस शेयर मैंने आपको बता दिया था कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में अगर आप शेयर्स दे रहे हो उसको कहते हैं बोनस शेयर। अब फ्री में दे रहे हैं तो हमारा लॉस हो गया, बैठे बैठे हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई तो सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा? लॉस, और वो लॉस को हम एब्जॉर्ब करेंगे। अब बोनस शेयर्स का लॉस भी क्या होता है? कैपिटल नेचर का होता है, तो कैपिटल नेचर का लॉस है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। ठीक है, फिर है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर आपको राइट ऑफ करने, प्रमोटर्स, इतिहास पूरा बता चुका हूं, कंपनी बनने के पहले जो भी खर्चा प्रमोटर्स करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, और वो कंपनी से बाद में रिएम्बर्समेंट करते हैं। पावर या तो आर्टिकल से आता है या तो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई करके, नोवेशन करके, एक नया कॉन्ट्रैक्ट करके आप उसको पे करते हो। सब लॉ में आप कंपनीज एक्ट में पढ़ते हो, वो भी लॉस ही है, वो भी आपको राइट ऑफ ही करना होता है, थोड़ा थोड़ा करके आप राइट ऑफ ही करते हो, तो आप वो प्रीमियम के अगेंस्ट भी राइट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी आप राइट ऑफ कर सकते हो। फिर है सिक्योरिटीज या डिबेंचर्स अगर आप इशू कर रहे हो तो उस पर अगर कोई डिस्काउंट है, अब शेयर्स पे डिस्काउंट तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ स्वेट इक्विटी में हो सकता है, और डिबेंचर्स पे डिस्काउंट अभी भी हो सकता है, उसमें कहीं अभी तक मना नहीं किया हुआ। तो डिबेंचर्स अगर डिस्काउंट पे इशू किया वो भी एक कैपिटल नेचर का लॉस है, सिक्योरिटीज प्रीमियम से आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। या राइट ऑफ एक्सपेंसेस और कमीशन पेड, इशू ऑफ शेयर्स या इशू ऑफ डिबेंचर्स पे अगर कोई शेयर इशू का खर्चा है या कमीशन पे किया है अंडरराइटिंग का फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी आप सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट यूज कर सकते हो। क्लियर है? फिर अगर आप रिडम्पशन कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर्स का, वो भी प्रीमियम पे, रिडम्पशन का प्रीमियम लॉस होता है, इशू का प्रीमियम प्रॉफिट होता है। तो एक आप इशू पे आपने प्रॉफिट कमाया और रिडम्पशन पे आपको प्रीमियम वापस पे करना है, सिमिलर एक्टिविटी हो गई, शेयर्स ही है, भले एक इक्विटी एक प्रेफरेंस है लेकिन है तो शेयर्स ही, एक्टिविटी सेम है, तो आप वो क्रॉस यूटिलाइज कर सकते हो। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का जो लॉस है वो इशू ऑफ शेयर्स का जो प्रीमियम आपको रिसीव हो गया था उससे आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। और लास्ट है बायबैक, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इक्विटी नॉन रिडीमेबल होता है, रिडम्पशन तो होता ही नहीं है उसका, पर लॉ ने परमिट किया है कि आप बायबैक कर सकते हो। सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट परमिट करता है कि आप बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कर सकते हो। और नॉर्मली बायबैक काय पे होता है? मार्केट प्राइस पे। बायबैक नॉर्मली काय पे होता है? मार्केट प्राइस पे, और मार्केट प्राइस नॉर्मली फेस वैल्यू से बहुत ज्यादा होती है, तो आप एक्स्ट्रा पैसा पे करते हो, 10 रुपए के शेयर के लिए 100 रुपए चुकाते हो, तो 90 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा चुकाए हैं, रीपे किए हैं उनको, वो आपका लॉस है, ये भी कैपिटल नेचर का लॉस है, तो ये भी आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूटिलाइज कर सकते हो। तो 5 कौन से खर्चे हैं सर, फटाफट बताओ, ये ओल्ड सिलेबस में आता है क्वेश्चन। अनइशूड शेयर्स टू बी इशूड एज फुल्ली पेड अप शेयर, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, राइट ऑफ प्रीमियम एक्सपेंसेस, राइट ऑफ डिस्काउंट और कमीशन और एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स, फिर था बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, और फिर है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मेरे को तो याद हो गए, आप देखो अपना। चलो बढ़े आगे, अब आते हैं एंट्री पे, अब आते हैं एंट्री पे। चलिए, तो इसी में बता देता हूं भाई, इसी में बता देता हूं। ठीक है, अलॉटमेंट के अगेंस्ट बताता हूं पहले, नॉर्मली अलॉटमेंट के अगेंस्ट ही आएगा। तो अब 10 का 12 में इशू होगा, 10 का 12 में इशू होगा, 2 रुपए एक्स्ट्रा मंगाने हैं, तो वो मैं यहां मंगा रहा हूं, तो 3 की जगह मैं 5 मांगूंगा, 2 5 5 12 रुपए। और ये 5 जो अलॉटमेंट पे है उसका बाइफिकेशन क्या है कि 3 रुपए शेयर्स के अगेंस्ट है और 2 रुपए प्रीमियम के अगेंस्ट है। क्लियर है? बोलो, तो अब अमाउंट्स कैसे बदल जाएंगे? शेयर तो मैं 3 रुपए का ही दूंगा, ये वाला ध्यान दो, इसके अमाउंट बदलो, शेयर तो 3 लाख का ही दूंगा ना, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख ही होगा, लेकिन अलॉटमेंट अब डेबिट होगा 5 लाख से, तो ये 2 लाख कहां जाएंगे? तो ये जाएंगे सर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 2 लाख क्रेडिट। ठीक है,
लाइबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में दिखेगा। क्लियर है? तो इस तरह से एंट्री मॉडिफाई हो जाएगी। अलॉटमेंट का अमाउंट बढ़ जाएगा, 5 लाख अब मांग रहे हैं और 3 का शेयर कैपिटल दिया अपन ने पेड अप, और 2 लाख जो है वो हमारा प्रॉफिट है, हमको लौटाना नहीं है, हमको लौटाना नहीं है, वी आर नॉट लाइबल टू रीपे, और इसलिए हम वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में 2 लाख रुपए डाल देंगे। अब जब पैसा मिलेगा तो वो भी कितना मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, बस अमाउंट बदल जाएगा, एंट्री तो वही होनी है। क्लियर है? तो ये एंट्री तो सेम ही रहेगी, सिर्फ अमाउंट बदल जाएगा, बस यहां पे आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम को एडजस्ट करना है। सेम कॉल में होगा, अगर कॉल मनी में किसने मांगा तो यहां पे सेम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और यहां 7 का 5 का 7 हो जाएगा। ठीक है? तो सिंपल है, आ रहा है को समझ में? अलग से एंट्री पास नहीं होती है प्रीमियम की, जो स्टेज पे आप मांग रहे हो उसी में एडजस्ट होती है, उसी में उसका कंबाइंड एंट्री पास होता है। क्लियर है? तो यहां पे भी सेम, तो 5 की जगह 7 लाख मिल जाएगा। ठीक है? चलिए, तो अगर आपने एप्लीकेशन मनी के साथ मंगवाया तो बोलो क्या होगा, वो भी देख ही लेते हैं भाई, उसको क्यों माफ करें। सपोज 2 की जगह 4 मंगा रहा हूं, ठीक है, ऐसा अलग अलग मैं बता रहा हूं, तो 2 और 2 4, तो यहां पे अमाउंट सीधे के सीधे कितना आएगा, 4 लाख आएगा। ध्यान देना भाई, सीधे बैंक से 4 लाख इंटू 1 लाख यानी 4 रुपए इंटू 1 लाख यानी 4 लाख का बैंक में पैसा आएगा। उसमें से 2 लाख तो एप्लीकेशन का है, ब्रेकअप तो हमको पता है ना, 2 लाख एप्लीकेशन का है, और बचा हुआ 2 लाख जो है वो यहां डायरेक्टली ट्रांसफर होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलग से बाद में भी ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन रिसिप्ट पे ही सीधे उसको अलग कर दो, मिला और गया सीधे प्रीमियम में। ठीक है? बाकी की एंट्री सेम होगी। समझ में आ रहा है? तो यही उन्होंने एंट्री पास की है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। मतलब ये वाली पहली एंट्री को ही मैंने मॉडिफाई कर दिया। ठीक है? तो इसको आप एक काम करो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कर दो, ऐसा कर दो, वो भी सही है, पर वो फिर इनडायरेक्ट एंट्री बतानी पड़ेगी मेरे को। ये डायरेक्ट एंट्री आप कंबाइंड एंट्री लिख लो, तो बैंक डेबिट पूरा अमाउंट रहेगा, एप्लीकेशन पे का भी रहेगा, प्रीमियम का भी रहेगा, और क्रेडिट में स्प्लिट कर देंगे, क्रेडिट में एप्लीकेशन का एप्लीकेशन में क्रेडिट कर देंगे और प्रीमियम का प्रीमियम में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है? सिमिलरली मैंने एप्लीकेशन, अच्छा वही देखो, इसमें मैंने 2 एंट्री दी है, इसलिए वो अलग वाली एंट्री मैंने दी है, अलग वाली एंट्री दी है। तो पहले आपको रिसीव हो जाएगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सपोज 4 लाख मिला, पहले 4 लाख पूरा एप्लीकेशन में डाल दो, पहले पूरा एप्लीकेशन में डाल दो, जो मिला एप्लीकेशन से मिला तो एप्लीकेशन मनी में डाल दो। फिर जब आप शेयर्स दोगे, अब शेयर्स तो मैं 4 लाख के दूंगा नहीं, मुझे पता है ना कि 4 में से 2 तो प्रीमियम है, शेयर तो 2 का ही देना है, तो जब मैं शेयर दूंगा तो एप्लीकेशन डेबिट कर दूंगा पूरा 4 लाख से, ताकि अकाउंट बंद हो जाए। तो 2 लाख का कैपिटल दिया, 2 लाख का कैपिटल जाएगा, और बचा हुआ 2 लाख में कहां क्रेडिट कर दूंगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ऐसा भी चलता है, वैसा भी चलता है, इफेक्ट पे ध्यान देना है। अकाउंटिंग बहुत ही फ्लेक्सिबल है, अकाउंटिंग बहुत ही फ्लेक्सिबल है। काफी बच्चे पूछते हैं सर ऐसी एंट्री पास की तो चलती है क्या? चलती नहीं, दौड़ती है, दौड़ती है। इफेक्ट सही होना चाहिए बस, अगर आपका इफेक्ट गलत हुआ तो फिर नहीं चलेगा। तो ऐसा भी चलता, वैसा भी चलता, बस आपको प्रीमियम में 2 लाख पहुंचाने, प्रीमियम में 2 लाख पहुंचाने, बैंक में 4 लाख पहुंचाने, और एप्लीकेशन मनी बंद करना है, और कैपिटल में 2 लाख क्रेडिट हो जाना चाहिए। नेट एंट्री जो नेट इफेक्ट है वो बरोबर आना चाहिए। बाकी आप जैसा करना चाहते हो एंट्री कर सकते हो, कोई लॉ नहीं है इसके पीछे। ठीक है? लॉ नहीं है, ये आर्ट है। ठीक है? चलिए सर, और फिर मैंने बताया अलॉटमेंट है तो मांगते वक्त ही प्रीमियम यहां पे आ जाएगा, बाकी रिसिप्ट की एंट्री तो सेम आएगी। ठीक है? मांगते वक्त ही आप प्रीमियम अलॉटमेंट में ऐड कर दोगे उसके अमाउंट में, और अलग से क्रेडिट में प्रीमियम का इफेक्ट डाल दोगे। ठीक है? बढ़े आगे। चलिए सर, तो ये हो गया हमारा प्रीमियम, ये हो गया हमारा प्रीमियम। चलिए अब थ्योरी बाद में देखेंगे। चलिए अब फॉर फ्यूचर और री इशू पढ़ लेते हैं फटाफट। थ्योरी वेरी ये सब मैं बाद में बढ़ाऊंगा आराम से।
ठीक है, चलिए फॉरफिशर पे आ जाइए। अब जो मैंने बताया कि सर वो जो अरियर्स हैं आपने स्प्लिट करके अलग कर दिए, अब आप उससे फॉलोअप करते रहोगे, लेकिन अगर फॉलोअप करने के बाद भी नहीं मिला तो अल्टीमेट उपाय क्या है? उपाय यही है कि आप फॉरफिट कर सकते हो। शेयर्स को फॉरफिट करने का राइट आपको मिलता है अगर कॉल मनी नहीं मिला तो। नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी की वजह से फॉरफिचर का राइट होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी लिखा होता है, ठीक है, कंपनीज एक्ट भी आपको पावर देता है। तो अगर आप शेयर्स कैंसिल कर रहे हो, वो जो कॉल इन अरियर वाला पर्सन है उसके जो शेयर्स हैं, अगर वो आप कैंसिल कर रहे हो और जो अमाउंट उसने अभी तक दे दिया होगा, जीरो अमाउंट तो नहीं होगा, कुछ तो मिल गया है, कुछ तो बाकी है, तो जो मिल गया है अगर वो आप फॉरफिट कर रहे हो, देखो फॉरफिट क्या होता है, शेयर फॉरफिट नहीं होते, अमाउंट फॉरफिट होता है, शेयर्स तो कैंसिल होते हैं। तो अगर आप शेयर कैंसिल कर रहे हो और जो भी अमाउंट मिल चुका है, जो भी अमाउंट रिसीव हो गया है, वो अगर आप फॉरफिट कर लेते हो तो उसको कहते हैं फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। फॉरफिचर मींस टेकिंग अवे द शेयर्स, शेयर्स ले लेते हो, कैंसिल कर देते हो फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। इट इज द एक्शन टेकन, ये सजा है, ये सजा है उसकी, जो आप पैसे भर नहीं रहे, दे नहीं रहे, ठीक है, टेकन बाय द कंपनी फॉर कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, ठीक है, शेयर्स कैंसिल हो जाते हैं और आर्टिकल्स में नॉर्मली पावर होता है। आर्टिकल्स यूजुअली ऑथराइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ फॉरफिचर ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है, ध्यान दो, और कोई रीजन से फॉरफिचर अलाउड नहीं है लॉ में, और कोई भी रीजन से फॉरफिचर अलाउड नहीं है, सिर्फ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी पे ही आपको ये राइट मिलता है। क्लियर है? तो दिया है डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी और इंटरेस्ट देयर ऑन आफ्टर सर्विंग प्रॉपर नोटिस, ठीक है, नोटिस देना है, प्रॉपर टाइम देना है, उसके बाद भी नहीं देता और उसमें भी धमकी देनी है। लॉ में सब आप पढ़ते हो, पहले धमकी दे देनी है कि ये नोटिस का जवाब नहीं मिला, अगर अब इसके बाद भी पैसा नहीं मिला तो भैया हम तुम्हारा फॉरफिट कर देंगे, बस। तो ऐसे धमकी भी देनी है और उसके बाद फिर आप एक्चुअल फॉरफिचर एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो दिया है, देखो फॉरफिचर होगा तो क्या होगा, टाइटल ऑफ शेयर होल्डर इज एक्सटिंग्विश, शेयर्स कैंसिल हो जाते हैं, उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटाया जाता है, शेयर्स कैंसिल, एंड अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, सर इसका क्या होगा, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव, वो हम जब्त कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे, by the company is also not refunded to the shareholder and the shareholder has no further claim on the shares, मतलब शेयर्स भी हाथ से गए और जो पैसे अभी तक चुकाए थे वो भी गए, ना शेयर्स मांग सकता है इसके बाद, ना जो पैसा भर चुका है वो वापस मांग सकता है, सारे राइट्स उसके कैंसिल हो जाते हैं। अब जो ये फॉरफिटेड शेयर्स हैं, जो अमाउंट आपने फॉरफिट कर रखा है, इसका क्या होगा, अब ये भी तो प्रॉफिट है, सोच के देखो ना, शेयर्स भी कैंसिल कर लिए, पैसे भी जब्त कर लिए, अरे तो प्रॉफिट हो गया, पर ये भी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। अब प्रॉब्लम ये है कि उस शेयर्स का करेंगे क्या, जो फॉरफिट हो गए शेयर्स वो तो अपने अंग पे बैठे हैं, उसका करेंगे क्या, तो वो लॉ अलाउ करता है कि आप री इशू करो, किसी और को बेच दो। री इशू का मतलब क्या है, सेल ऑफ शेयर्स, इशू तो ऑलरेडी हो गए, इशू के सारे कॉम्प्लायंस तो हो गए हैं, तो फिर से इशू हो रहा है क्या, नहीं, ऑलरेडी इशूड शेयर्स था, एक का कैंसिल करके दूसरे को देना है, तो ये ट्रांसफर ऑफ शेयर्स माना जाता है, सेल ऑफ शेयर्स माना जाता है, और ये आप कितने पे भी बेच सकते हो, ठीक है। सेल तो इशू थोड़ी होता है, डिस्काउंट काय के लिए मना है, इशू के लिए, ये तो इशू है ही नहीं, तो डिस्काउंट वाला क्लॉज भी अप्लाई नहीं होता, आप जितने में चाहो उतने में बेच सकते हो, तो आप फेस वैल्यू से कम में भी बेच सकते हो, एट फेस वैल्यू बेच सकते हो, ज्यादा में भी बेच सकते हो, ठीक है। तो अगर 31 मार्च को कुछ शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं पर अभी तक री इशू नहीं हुए, फॉरफिट हो चुके हैं लेकिन री इशू नहीं हुए, और वो अमाउंट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में पड़ा है जिसमें आप ट्रांसफर करते हो, तो उसको दिखाएंगे कहां, तो ये भी शेयर कैपिटल में दिखता है, पेड अप शेयर कैपिटल में ऐड किया जाता है, क्योंकि ये पैसा शेयर के अगेंस्ट ही मिला था, पैसा शेयर के अगेंस्ट ही मिला था, है भी शेयर से रिलेटेड और आगे चल के प्रॉफिट माना जाएगा, ठीक है। तो तब तक आप पेड अप शेयर कैपिटल में अलग से ऐड करते हो, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, ध्यान दो, फॉरफिचर की एंट्री क्या होगी। अब इसमें आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि भाई कुछ पैसा मिल गया होगा, कुछ पैसा बाकी होगा, ठीक है। अब फॉरफिचर क्या स्टेज पे होगा, एप्लीकेशन स्टेज पे तो हो ही नहीं सकता, एप्लीकेशन स्टेज पे आप मांगते ही नहीं हो, उसमें तो पहले पैसे आते हैं, पहले पैसे आ जाते हैं तो फॉरफिट क्यों करोगे। तो एप्लीकेशन मनी तो मिनिमम आपको मिलता ही है, कोई भी शेयर हो कभी भी आप फॉरफिट करो, मिनिमम एप्लीकेशन मनी तो मिलता ही मिलता है, क्योंकि एप्लीकेशन मनी मिला था इसीलिए तो अलॉट किया था, बिना एप्लीकेशन मनी कुछ अलॉट होता है क्या, नहीं। तो ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ एप्लीकेशन मनी तो मिनिमम मिला होगा, अब अलॉटमेंट मनी मांगा, नहीं दिया, फॉरफिट कर सकते हो, और ऐसे मतलब आगे कोई भी स्टेज पे फिर फॉरफिचर हो सकता है, ठीक है। तो आपको हमेशा
जब भी फॉरफिशर का क्वेश्चन आता है आपको बस यही ध्यान होता है, करना पड़ता है कि कौन से इंस्टॉलमेंट मिल गए और कौन से इंस्टॉलमेंट नहीं मिले। अब जो इंस्टॉलमेंट मिल गए हैं उनके तो अकाउंट भी बंद हो गए होंगे, हमने पूरा पढ़ा ना। अलॉटमेंट मनी मिल गया तो अलॉटमेंट मनी का अकाउंट बंद हो जाता है, कॉल मनी मिल गया तो कॉल मनी का अकाउंट बंद हो जाता है। तो ऐसे स्टेज वाइज जो जो पैसे मिल गए उसका तो अकाउंट बंद हो जाता है। तड़पता कौन रहता है? जिसके पैसे नहीं मिले। जैसे मैंने कॉल इन अरियर बताया था, याद आ रहा है? स्टेज का अकाउंट हम बंद कर देते हैं, फिर कॉल इन अरियर में ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें दो सिचुएशन आती है कि कॉल इन अरियर में आपने ट्रांसफर किया था या नहीं किया था। कर दिया था अगर कॉल इन एरियर्स में ट्रांसफर, तो सारे अकाउंट आपने बंद कर दिए होंगे, सारा इफेक्ट एक ही अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया होगा, कॉल इन अरियर। आए ख्याल में? तो ये वाली एंट्री पास होती है, ध्यान दो, नॉर्मली यही वाली एंट्री पास होती है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम पूरे शेयर को जो भी बुक्स में दिख रहा है उस शेयर्स के अगेंस्ट हम उसको कैंसिल कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जितना भी कैपिटल रिकॉग्नाइज हुआ है बुक्स में, अब कितना कैपिटल रिकॉग्नाइज होता है बुक्स में? कैपिटल कब कब रिकॉग्नाइज होता है? जब जब आप शेयर्स देते हो, जब जब आप शेयर्स देते हो पेड अप वैल्यू का, तब तब कैपिटल बढ़ते जाता है। अब आप कैपिटल यानी शेयर्स देते कब हो? ड्यू करते वक्त। अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ तो क्यों ड्यू हुआ? क्योंकि आपने शेयर दिए। कॉल मनी ड्यू हुआ क्यों हुआ? क्योंकि आपने शेयर्स दिए। तो जैसे जैसे आप कॉल करते हो, जैसे जैसे आप कॉल करते हो वैसे वैसे कैपिटल बढ़ते जाता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि कॉल्ड अप वैल्यू, इसीलिए लिखा है कॉल्ड अप वैल्यू, कि बुक्स में कैपिटल क्या वैल्यू पे दिखता है? कॉल्ड अप वैल्यू। तो क्रेडिट हुआ होगा कॉल्ड अप वैल्यू पे। तो कैंसिल कैसे करेंगे? क्रेडिट वाले को बंद कैसे करेंगे? डेबिट करके। और कितना डेबिट करेंगे? जितना क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट कितना हुआ है? कॉल्ड अप वैल्यू से। तो डेबिट भी कितना करेंगे? कॉल्ड अप वैल्यू से। क्लियर है? अब ये कॉल्ड अप वैल्यू का क्या मतलब होता है, मैं एग्जांपल देता हूं। 10 वाला, 10 to 10 ऐसा अगर एग्जांपल लूं मैं, ठीक है, ध्यान दो, 10 का 10 में, तो 2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 5 कॉल। क्लियर है? अब पहले एप्लीकेशन मिल गया, आपने उसको शेयर दे दिया, तो इक्विटी कितना क्रेडिट हुआ? 2। क्लियर है? अब आपने कॉल मांगा, नहीं मिला, और आपने तुरंत ही फॉरफिट कर दिया, तो क्या होगा बताओ? ऐसे स्टेज पे क्या होगा? सोच के बताओ, कमेंट कर सकते हो, ठीक है, बोलो। 2 का 2 रुपए मिल गए, 3 रुपए मांगा, नहीं मिले। अब मैंने आगे मांगा ही नहीं, उसके पहले ही फॉरफिट कर दिया। अब फॉरफिचर कोई भी स्टेज पे होता है, ऐसा नहीं कि पूरा आखिरी तक वेट करना है, ठीक है। ये मतलब मैंने 3 मांगा और फॉरफिट कर दिया। तो जैसे मैंने 2 का कैपिटल दिया, मैंने अब एंट्री सोच लो क्या होगा, सोचो। 2 का एंट्री क्या होगा? बैंक टू एप्लीकेशन मनी, फिर एप्लीकेशन मनी टू कैपिटल। एप्लीकेशन मनी तो बंद हो गया होगा ना, तो नेट एंट्री क्या होती है? बैंक टू कैपिटल। बैंक में 2 रुपए आ गए होंगे और कैपिटल 2 रुपए का शेयर मैंने दे दिया होगा। फिर जब मैंने 3 का ड्यू का एंट्री पास किया, तो मैंने फिर कैपिटल क्रेडिट कर दिया होगा और शेयर अलॉटमेंट मनी डेबिट किया होगा। अब इसका पैसा मिला ही नहीं, लेकिन मैंने शेयर तो दे दिया ना, तो मेरा शेयर कैपिटल कितना क्रेडिट हुआ है? 2 और 3 5। ये होता है कॉल्ड अप वैल्यू, कि जैसे मैंने कॉल किया, मैंने शेयर्स तो दे दिए, बुक्स में शेयर रिकॉग्नाइज हो गया है, आए ख्याल में? और 5 तो मांगा ही नहीं, 5 मांगा ही नहीं, तो 5 बुक्स में आया ही नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कॉल्ड अप वैल्यू। यहां मेरी कॉल्ड अप वैल्यू का है क्या है? 2 और 3 5। 5 मेरा कॉल्ड अप वैल्यू था, तो मेरा इक्विटी भी बुक्स में कितना दिख रहा होगा? 5। अब अगर इसमें आगे, फॉर एग्जाम्पल, इसमें आगे 5 भी मैंने मांग लिया, अब उसने 3 का भी नहीं दिया, आगे 5 मांगा, 5 का भी नहीं दिया, अब मैंने रुक के 5 भी जब उसने नहीं दिया तो मैंने फॉरफिट कर दिया। तो बताओ क्या होगा? 2 मांगा, 2 दे दिया, 3 मांगा, नहीं दिया, फिर 5 भी मांग लिया, नहीं दिया, 5 भी मांग लिया था, नहीं दिया। बोलो सेम क्या इफेक्ट आया होगा? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां शेयर एप्लीकेशन मनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहां भी शेयर कॉल मनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ऐसे एंट्री पास हो गई होगी। अब मुझे बताओ, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, तीनों में कैपिटल तो आपने क्रिएट कर दिया, 2 3 5, तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो गई? 10। 10 के 10 कॉल हो गए थे, तो 10 के 10 आपने कैपिटल उसको पूरा शेयर दे दिया। अब मिला कितना? 2 रुपए मिल गया, रिसीव्ड। रिसीव्ड कितना है? 2 रुपए। और नहीं मिला वो क्या है? 3 और 5 8। 8 रुपए नहीं मिले, 8 रुपए नहीं मिले, ठीक है। तो ऐसा उसका इफेक्ट होता है। अब हो सकता है आपने 3 और 5 का जो
अलॉटमेंट और कॉल का मनी था वो बंद करके कॉल इन अरियर में ट्रांसफर कर दिया होगा। तो वो इफेक्ट 8 रुपए का कहां होगा? कॉल इन अरियर में होगा। तो अभी तक की इसकी एंट्री क्या पास हुई होगी वो सोचो। अभी तक इसकी एंट्री क्या पास हुई होगी? बैंक में कितना पैसा आया है? 2 रुपए। बैंक में कितना है? 2 रुपए है। एक ही बस एप्लीकेशन मनी मिला है, 2 रुपए बैंक में गया होगा। फिर जो नहीं मिला है वो कहां पड़ा होगा? उसके दो रास्ते हैं, ठीक है। या तो अलॉटमेंट मनी में होगा 3 रुपए, कॉल मनी में होगा 5 रुपए, अलग अलग बंद नहीं किए, सपोज कॉल इन एरियर में ट्रांसफर नहीं किया, और 10 के 10 रुपए कैपिटल में गए होंगे। ऐसा आपका इफेक्ट गया होगा अभी तक। या फिर क्या गया होगा? बैंक, या फिर आपने कॉल इन अरियर में ट्रांसफर कर दिया होगा। 3 और 5 मिला के 8 रुपए ट्रांसफर कर दिए होंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 10 रुपए, ठीक है। ऐसे दो में से एक चीज हुई होगी। क्लियर है? अब बस इसको उल्टा कर दो, इसको कैंसिल करो, इसको रिवर्स करो, तो ये एंट्री पास होती है। ये एंट्री पास होती है। शेयर कैपिटल डेबिट कॉल्ड अप वैल्यू से, अलॉटमेंट क्रेडिट करो, ठीक है। अलॉटमेंट अगर डेबिट है तो अलॉटमेंट क्रेडिट कर दो, कॉल डेबिट है तो कॉल क्रेडिट कर दो, फाइनल कॉल डेबिट है तो क्रेडिट कर दो। ये तीनों क्रेडिट क्यों किए? ताकि अकाउंट बंद हो जाए। ये तीनों क्रेडिट क्यों किए? ताकि अकाउंट बंद हो जाए। और बस बैंक जो है वो रिवर्स नहीं होता, वापस पैसे नहीं करने। फॉरफिचर का फिर मतलब क्या हुआ? बैंक अकाउंट नहीं आएगा, बस बैंक की जगह वो आपको शेयर फॉरफिचर अकाउंट में डालना है या फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में डालना है, ठीक है। जो भी नाम आप दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी रिसीव हो गया है, जो भी रिसीव हो गया है वो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो ऐसा इफेक्ट आता है। और अगर अरियर वाला था, अगर अरियर में ट्रांसफर हो गया था, अलॉटमेंट कॉल सब आपने बंद कर दिए थे, एक ही अकाउंट में इफेक्ट है, तो बस उसी का इफेक्ट आएगा, ठीक है। शेयर कैपिटल डेबिट होगा, अरियर कैंसिल करने के लिए आप उसको क्रेडिट कर दोगे, अकाउंट बंद हो जाएगा, और जो भी अमाउंट रिसीव हो गया है वो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट होगा, ठीक है। तो हर वक्त जब भी आप फॉरफिचर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, खासकर ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे, डायरेक्ट रिवर्स एंट्री मत सोचो, डायरेक्ट रिवर्स एंट्री मत सोचो, गलती होने के चांसेस हैं। आप ये सोचो कि अभी तक जो भी डेटा दिया है, कितना पैसा मिला है वो बैंक में होगा, जो भी नहीं मिला है वो कॉल इन अरियर में होगा, और जो आपने कॉल कर लिया है जितना, वो कैपिटल में क्रेडिट हो गया होगा। पहले ये एंट्री पास करो और फिर बच्चों की तरह इसको रिवर्स कर दो, बस बैंक की जगह पे शेयर फॉरफिचर डाल दो, हो गई एंट्री। 3 मार्क का आया तो 3 मार्क मिल गए, ठीक है। तो ध्यान देना, तो पहले आपको यही सोचना है कि अभी जो भी हुआ है उसका इफेक्ट कहां कहां कितना कितना गया होगा, और फिर बस उसको आप रिवर्स कर दो। एकदम सिंपलेस्ट वे है, इससे इजी नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर है? एंट्री क्लियर है? एंट्री क्या? एंट्री तो रिवर्सल वाली एंट्री है, ठीक है, ध्यान दो। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि पार पे था तो कोई दिक्कत नहीं है। सर प्रीमियम पे अगर था, और प्रीमियम फिर क्या होगा? प्रीमियम का कैंसिल होगा, नहीं होगा? शेयर कैपिटल तो रिवर्स हो रहा है ना, प्रीमियम का क्या होगा? तो प्रीमियम में क्या रूल है वो ध्यान दो, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, यूज करना पड़ सकता है। शेयर कैपिटल इज डेबिटेड, अभी हमने पढ़ा, कैंसिल करने के लिए बाय द कॉल्ड अप वैल्यू। इस पे भी फिल इन द ब्लैंक आता है, ठीक है। एमसीक्यू वाले ध्यान दें, एमसीक्यू वाले ध्यान दें, थेरी तो आती है, क्वेश्चन भी आता है कि भाई ऐसे ऐसे इंस्टॉलमेंट है 2, 3, 5, हमने 2 और 3 वाला कॉल कर लिया है या सीधे कॉल्ड अप वैल्यू दी रहती है, और हमने फिर ये स्टेज के बाद फॉरफिट कर दिया, बताओ शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? ऐसा भी आता है। डायरेक्ट मतलब वैल्यूज देके डायरेक्ट पूछा रहेगा, जैसे मैंने आपको ये वाले एग्जाम्पल दिए, ये वाले जैसे एग्जाम्पल दिए ना, ऐसा ही आपको एग्जाम्पल दिया रहेगा कि 2 और 3 मांग लिया, 2 दे दिया था, 3 दिया नहीं, हमने फॉरफिट कर दिया, लास्ट इंस्टॉलमेंट अभी तक मांगा भी नहीं, बताओ शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? तो आंसर आएगा 5। 2 मांगा, 3 मांगा, मतलब 5 का कैपिटल दे दिया होगा, तो 5 से रिवर्स होगा, ठीक है। या ऐसा सिचुएशन दिया रहेगा कि 2 मांगा, 3 मांगा, 5 मांगा, 3 और 5 नहीं दिया, फॉरफिट कर दिया, तो कॉल तो पूरा कर दिया, कॉल्ड अप वैल्यू तो फुल हो गया, तो पूरा का पूरा 10 से वो डेबिट होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको बस ध्यान देना है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है। एमसीक्यू तो आप खुद बना सकते हो। काफी बच्चे मेरे को बोलते हैं सर एमसीक्यू नहीं मिल रहे, अरे आपका दिमाग ही एमसीक्यू है। अगर आप पढ़ते पढ़ते ही ध्यान दो, पढ़ते पढ़ते ही आपको पता हो कि कहाँ क्या घुमाया जा सकता है, कहाँ कितने पॉसिबिलिटीज हैं, तो आप एमसीक्यू क्यों ढूंढ रहे हो? आप बैठो, एनालाइज करो, आपके क्वेश्चंस खुद ही आप सब क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चलिए सर, अब रूल पढ़ो, रूल ध्यान दो कि अगर प्रीमियम मिल गया है, प्रीमियम मिल गया है, प्रीमियम मिल गया है, कैसे पता चलेगा? प्रीमियम कोई ना कोई इंस्टॉलमेंट में होगा।
अकेले अलग से प्रीमियम तो मंगवाते ही नहीं ना भाई, कोई ना कोई स्टेज के साथ ही आपने प्रीमियम मंगाया होगा। तो जो स्टेज में प्रीमियम इंक्लूडेड है और अगर वो स्टेज का पैसा मिल गया है तो प्रीमियम भी मिल गया होगा। एप्लीकेशन के साथ अगर प्रीमियम इंक्लूडेड है, एप्लीकेशन मिल गया है मतलब प्रीमियम भी मिल गया है। अलॉटमेंट में अगर प्रीमियम इंक्लूडेड है, अलॉटमेंट मनी मिल गया है मतलब प्रीमियम मिल गया है। तो स्टेज पे डिपेंड करता है, जो स्टेज में प्रीमियम इंक्लूडेड है वो स्टेज का पैसा मिला है या नहीं मिला है, बस यही देखना है। वो स्टेज का पैसा मिल गया है मतलब प्रीमियम भी मिल गया है, वो स्टेज का पैसा नहीं मिला है मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला होगा। सिंपल है। तो इफ प्रीमियम ऑन सच शेयर्स हैज नॉट बीन पेड बाय द शेयर होल्डर, प्रीमियम मिला ही नहीं, शेयर का पैसा भी नहीं मिला, प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला और हम शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं। अब प्रीमियम मिला ही नहीं तो ये तो काल्पनिक हो गया। सोच के देखो ना, ये तो बुक प्रॉफिट हो गया, आपने बुक में क्रेडिट कर दिया लेकिन उसका कैश तो मिला ही नहीं, तो ये तो हाइपोथेटिकल रेवेन्यू हो गई। ये बुक्स में रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हो आप, क्योंकि शेयर भी कैंसिल कर रहे हो, आगे मिलने वाला भी नहीं है, तो आप उसको कैंसिल करो। तो ये एक नोशनल इनकम हो जाएगी, नोशनल कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा, बुक प्रॉफिट हो जाएगा, इसीलिए आप इसको कैंसिल करो। ये एक्चुअली प्रॉफिट रियलाइज हुआ ही नहीं है, ठीक है। द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट शैल बी डेबिटेड, यानी कैंसिल करो, क्योंकि जब बुक्स में रिकॉग्नाइज किया होगा तो क्रेडिट किया होगा। मैंने एंट्री सारे बता दिए। हर सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या हुआ था, सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट किया था क्योंकि वो प्रॉफिट है। तो अब उसको बंद कैसे करेंगे, क्रेडिट वाले को बंद कैसे करेंगे, डेबिट करके। सेम एडजस्टमेंट एंट्री के हिसाब से सोचना है, सेम एडजस्टमेंट एंट्री के हिसाब से सोचना है कि वो क्रेडिट वाला बैलेंस अकाउंट है, मेरे को बंद करना है, उसको कैंसिल करना है, तो डेबिट करूंगा। लेकिन अगर परंतु कि प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव हो गया है, सपोज एप्लीकेशन मनी के साथ था, एप्लीकेशन मनी तो रिसीव हो ही जाता है, मतलब प्रीमियम भी रिसीव हो गया है, मतलब ये प्रॉफिट रियलाइज भी हो गया है, क्योंकि प्रीमियम या जो भी पैसा मिल गया है वो तो वापस होने नहीं वाला। सोच के देखो, पैसा मिल गया है, वापस भी नहीं करना है, तो ये तो प्रॉफिट तो रियलाइज हो गया ना। अब मैं क्या करूं, प्रॉफिट था, प्रॉफिट का पैसा मिल गया मतलब वो हो गया, प्रॉफिट प्रॉफिट में चले जाएगा, उसको अब कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि अब वो नोशनल नहीं है। रीजन एक ही रहता है कैंसिल करने का कि वो नोशनल है क्या, लेकिन अगर आपको उसका पैसा मिल गया है तो आपके पास कोई रीजन ही नहीं है कैंसिल करने का, ठीक है। तो इट इज ऑलरेडी रिसीव बाय द कंपनी, इट कैनॉट बी कैंसिल बाय द कंपनी इफ द शेयर्स आर फॉरफिटेड इन फ्यूचर। तो शेयर का जो भी हो भविष्य, कोई फर्क नहीं पड़ता, कमाई अगर कैश में रियलाइज हो गई है तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। क्लियर है। तो कैंसिल कैसे करेंगे, अगर करना हो, नहीं करना है कैंसिल फिर तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं ना। इफेक्ट कब आएगा, जब आपको कैंसिल करना है। बोलो, अगर ये प्रीमियम था, सॉरी ये प्रीमियम था, ये प्रीमियम था, ठीक है, 5 लाख का अलॉटमेंट था, कैपिटल दिया था 3 लाख, 2 लाख का प्रीमियम था। अब सपोज ये 5 लाख मिले ही नहीं, एक ही शेयर होल्डर के फॉर एग्जांपल 5 लाख था, मिला ही नहीं 5 लाख, पूरा 5 लाख मिला ही नहीं, तो 2 लाख का प्रीमियम भी मिला ही नहीं। 5 में ही 2 इंक्लूडेड है ना, 5 में ही 2 इंक्लूडेड है, मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला, और अब आप इसको कैंसिल कर रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, यहां कैंसिलेशन की एंट्री क्या पास होगी, एग्जैक्टली इसको रिवर्स कर लो, रिवर्स, कैपिटल डेबिट 3 लाख, प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगा क्योंकि मिला ही नहीं, ठीक है, और 2 या तो कॉल इन अरियर आएगा या तो शेयर अलॉटमेंट। आए ख्याल में। तो ऐसा इफेक्ट होगा। सेम एंट्री रिवर्स ही करनी है, जो शेयर फॉरफिट हो रहा है उससे रिलेटेड जो प्रीमियम है वो कैंसिल करने हैं अगर उसका पैसा नहीं मिला है तो एंट्री तो रिवर्स वाली है, कैपिटल भी रिवर्स होता है, प्रीमियम भी क्रेडिट किया होगा उसको भी रिवर्स डेबिट कर दो। एंट्री के लॉजिक में ज्यादा परेशानी नहीं है, परेशानी बस एक ही सिचुएशन में है, यही वाला है, देखो मैंने बता दिया, कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट, और फॉरफिट हो रहा है तो जो पैसा मिल गया होगा वो तो फॉरफिशन में जाएगा, और जो नहीं मिला है वो अरियर में पड़ा होगा, अरियर को कैंसिल करने के लिए उसको क्रेडिट कर देंगे, अरियर में डेबिट पड़ा होगा, डेबिट वाले को बंद करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और जितना भी पैसा मिल गया है, जितना भी पैसा मिल गया है वो फॉरफिशन में जाएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां जाएगी सर, प्रॉब्लम जाएगी पार्टली पार्टली में, कि पार्टली पार्टली हुआ, मतलब पार्टली पार्टली कब होता है, वो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन में, कि अगर कुछ एडवांस पैसा ऑलरेडी था, एप्लीकेशन में कुछ एडवांस था, एप्लीकेशन में कुछ एडवांस मनी था, और फिर वो अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट होता है, और अलॉटमेंट में प्रीमियम भी था। एग्जाम्पल लेते हैं, 5 लाख का एग्जाम्पल लेते हैं, 5 लाख का अलॉटमेंट मनी था, 60,000 रुपए
एडवांस था, जो आपको प्रो राटा अलॉटमेंट की वजह से कुछ सरप्लस था एप्लीकेशन मनी में, वो आपने कॉल इन एडवांस में डाला और वो अलॉटमेंट के अगेंस्ट था। अब अलॉटमेंट मनी मिला ही नहीं, पूरा 5 लाख मिला ही नहीं, लेकिन 60,000 तो उसका ऑलरेडी एडवांस था हमारे पास। कितना नहीं मिला हमको? हमको सिर्फ 4,40,000 नहीं मिला, हमको सिर्फ 4,40,000 नहीं मिला, 60,000 तो ऑलरेडी हमारे पास एडवांस के रूप में था। अब ये 60,000 सर आप शेयर के अगेंस्ट मानोगे कि प्रीमियम के अगेंस्ट मानोगे? इसके रिगार्डिंग भी कोई लॉ नहीं है। आप प्रीमियम के अगेंस्ट भी मान सकते हो, आप शेयर के अगेंस्ट भी मान सकते हो, आपके अजम्पशन के ऊपर है, ठीक है। नॉर्मली मैंने देखा है कि इंस्टीट्यूट ने शेयर के अगेंस्ट माना है, वैसे लॉजिकली तो प्रीमियम के अगेंस्ट मानना चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूट ने एक दो जो मैंने सजेस्टेड आंसर देखे थे उसके हिसाब से उन्होंने शेयर के अगेंस्ट माना है, ठीक है। तो शेयर के अगेंस्ट माना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब प्रीमियम मिला ही नहीं, 60,000 मतलब पूरा शेयर का है, 4,40 जो नहीं मिला उसी में प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो आप प्रीमियम पूरा कैंसिल कर दो। तो आपका जो अजम्पशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। तो रिटर्न पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न पेपर में तो आप अजम्पशन लिख सकते हो। एमसीक्यू में भगवान भरोसे आप हो, एमसीक्यू में भगवान भरोसे हो, ठीक है। तो आप नॉर्मली मैंने देखा है ओल्ड सिलेबस में, तो मैंने देखा है क्योंकि सजेस्टेड आंसर अवेलेबल है उसमें सब दिख जाता है कि क्या अजम्पशन लिया होगा, तो उसमें तो मैंने देखा है कि शेयर के अगेंस्ट वो पैसा माना है, तो आप वैसा मान सकते हो, ठीक है, वो ऐसा मान सकते हो। न्यू वालों को भी मैं वही कह रहा हूं कि आप वैसा मानो कि वो शेयर के अगेंस्ट है, मतलब प्रीमियम मिला ही नहीं है, मतलब प्रीमियम कैंसिल करेंगे। क्लियर है? तो पार्टली में अजम्पशन पे डिपेंड है कि आप वो एडवांस को क्या मानते हो, शेयर मानते हो या आप प्रीमियम मानते हो। प्रीमियम मानते हो तो प्रीमियम मिल गया, फिर आप कैंसिल मत करो, और अगर शेयर है मतलब प्रीमियम मिला ही नहीं, प्रीमियम मिला ही नहीं तो प्रीमियम कैंसिल कर दो, ठीक है। तो आपके अजम्पशन पे डिपेंड करता है। पार्टली में यू हैव टू अज्यूम, पार्टली में यू हैव टू अज्यूम, पार्टली है यानी एडवांस कुछ मिला था तो उसमें अज्यूम करो, और अज्यूम करके जो भी है आपके अजम्पशन के हिसाब से इफेक्ट दो। रूल तो सेम ही है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए। तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है सर, टॉपिक ख़त्म ही नहीं हो रहा जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। इच्छा तो थी कि मैं री इशू भी अभी पढ़ा दूं, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कल मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है। कल एक छोटा सा एक सिर्फ फॉरफिशर का क्वेश्चन करा दूंगा, तो फॉरफिशर की एंट्री भी आपको एक बार रिवाइज हो जाएगी, उसके अमाउंट्स भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो एक मैं कल फॉरफिशर का क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। उसमें मैं वही कोशिश करूंगा कि एक आध क्वेश्चन पार्टली वाला करूं, एक आध क्वेश्चन पार्टली वाला भी करूंगा, ठीक है। तो वो भी क्लियर हो जाएगा। फिर एक हम री इशू पहले पढ़ लेंगे, थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर री इशू का भी पूरा, खैर री इशू में तो मैंने पूरा ये टेबल ही दिया है अलग अलग सिचुएशंस का, तो री इशू में इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो री इशू भी देखेंगे, पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे, एक आध क्वेश्चन हुआ तो एक आध क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो कल पूरा सबसे पहले आधा पौन घंटा जो लगेगा 30 to 35 मिनट्स या 40 मिनट्स में हम पहले फॉरफिशर का क्वेश्चन और री इशू की पूरी थ्योरी सब देख लेंगे, ठीक है। कल लगभग मतलब पहला जो 1 घंटा होगा, कल जो पहला 1 घंटा होगा मैं पूरा इशू पूरा कंप्लीट कर लूंगा, इशू, फॉरफिशर और री इशू। अब आप बताओ क्या करूं, क्योंकि थ्योरी भी बाकी है। तो कल या तो पूरा इशू ही खत्म करते हैं थ्योरी के साथ, कमेंट करके बताओ क्या करना है, कमेंट करके बताओ तो मैं उस हिसाब से करता हूं कि मैं पूरा कल सिर्फ इशू वाला ही कंप्लीट करता हूं। उसमें जो भी मैंने थ्योरी छोड़ी होगी, स्वेट इक्विटी शेयर्स हो गया, इसॉप हो गया, असबा हो गया, छोटे छोटे बहुत जो भी थ्योरी है वो भी मैं फटाफट पढ़वा ही दूंगा आपको। तो कल पूरे 2 घंटे हम इशू, फॉरफिशर और री इशू पढ़ते हैं। हुआ मेरा तो मैं उसमें वही प्रैक्टिकल पढ़ा देता हूं, हुआ मेरा तो प्रैक्टिकल एमसीक्यू या एक आध प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कल उस टॉपिक का पढ़ा देता हूं, ताकि आपको पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकली मैं बताऊं तो बाकी चैप्टर्स पे आएगा नहीं आएगा बोल नहीं सकते, पर इशू पे आता ही है सर, एमसीक्यू भी आते हैं और रिटर्न क्वेश्चन भी आता है, दोनों में आता है। तो 2 दिन इशू पे देना मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। बाकी तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और इशू री इशू सब समझ में आ गया तो रिडम्पशन बायबैक भी सिमिलर ही होते हैं, सब आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएंगे। क्लियर है? तो कल मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा, पूरा हम इशू, फॉरफिशर, री इशू पूरा कंप्लीट करेंगे। बची हुई जो थोड़ी बहुत थ्योरी है वो भी पढ़ लेंगे, और हुआ मेरा तो कुछ कुछ एमसीक्यूज और एक आध 2 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। तो आपका कल मतलब इशू वाला पूरा टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट डे रहेगा, 3rd डे अपना रहेगा इसका, उसमें मैं
फॉर अपना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और बायबैक, क्योंकि ये सिमिलर होते हैं, ये दोनों मैं एक ही दिन में पढ़ा दूंगा और फिर अंडरराइटिंग ESOP ऐसा अपन उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं। प्रैक्टिकल में इसी में साथ में पढ़ा देता हूं ताकि आपको तभी के तभी समझ में आ जाएगा। और कल टाइम मिला तो वो कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस, उसका इंटरेस्ट, वो भी एक एक क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो कल पूरा निपटा ही देते हैं। इसमें अब जो भी आपके डाउट होंगे वो भी आप कमेंट करो। यस, क्योंकि ये लगोलग बैक ऑन बैक आपका ये है, तो जो भी आज